तो आज हम सी फाइनल का जो भी डायरेक्ट टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन उसका रिवीजन शुरू करेंगे एंड हम जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे। डायरेक्ट टैक्स का हम रिवीजन शुरू करेंगे, साइमल्टेनियसली इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी हम रिवीजन शुरू करेंगे। ठीक है। एंड ये जो बुक है, बुक आपको पूरा फ्री में मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल में। ठीक है। ये बुक अगर देखेंगे, ये बुक में आपका डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्स लॉ दोनों ही इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, दोनों ही कवर हो जाता है। एंड ये आज पर न्यू सिलेबस है, क्योंकि न्यू सिलेबस में आपका चार चार चैप्टर ऐड हुआ है। न्यू चैप्टर चार चैप्टर ऐड हुआ है, तो इसलिए न्यू चैप्टर जो भी ऐड हुआ है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। न्यू चैप्टर ऐड हुआ है, जैसे टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन है, दूसरा है प्रोविजन टू काउंटरैक्ट अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिसेस है, एंड आपका टैक्स ऑडिट एंड एथिकल कंप्लायंसेस है, एंड आपका लास्ट वाला जो भी है इंटरनेशनल टैक्सेशन में है, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल टैक्स। ठीक है, तो ये चारों चैप्टर ऐड हुआ है, उसको भी हम इंक्लूडेड कर दिए हैं। तो ये बुक पूरा आपका अमेंडेड रहेगा, आपको अलग से अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा। एंड हम जहाँ पे भी अमेंडमेंट है हम अच्छे से थोड़ा टाइम देके आपको समझा देंगे, तो अमेंडमेंट क्लास आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अमेंडमेंट क्लास नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। एंड ये आपका फाइनेंस एक्ट 2023 के हिसाब से एंड मई 2024 टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड ये एप्लीकेबल भी है, एंड प्रीवियस ईयर आपके लिए 2023-24 है, एंड असेसमेंट ईयर 24-25 है। ठीक है। तो हेलो गाइज, आई एम सी सत्यरंजन स्वाई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो शुरू कर देते हैं रिवीजन क्लासेस। ठीक है, रिवीजन क्लासेस शुरू करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा और एक बार हाईलाइट करा देता हूँ। आपके लिए प्रीवियस ईयर है 2023-24, आप इसको याद रखिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये आएगा। एंड असेसमेंट ईयर 24-25 है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा ये दोनों चीज़ को। ठीक है, ये दोनों ईयर को याद रखना पड़ेगा। एंड इसमें अगर देखेंगे हम कितना पेजेस में पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, तो अगर देखें पूरा 226 पेजेस में पूरा कंप्लीट किया है। उसमें से आपका ये केस लॉ वाला है आपका 6-7 पेजेस है, अगर उसको छोड़ेंगे तो आपका पूरा कवर हो गया है। 217 पेजेस में पूरा कवर हो गया है। सब कुछ हम ट्राई किए हैं कवर करने के लिए। आज पर न्यू सिलेबस का जो भी स्टडी मैट है उसका पूरा कवरेज हम डाले हैं। ठीक है, पूरा कवरेज डाले हैं, जो भी हम ट्राई किए हैं लगभग डालने के लिए सब कुछ। ठीक है, तो चार चैप्टर ऐड हुआ है। एक है टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, न्यू वाला है जो भी रेड में है, एंड आपका प्रोविजन टू काउंटरैक्ट ऑन एथिकल टैक्स प्रैक्टिसेस है, एंड टैक्स ऑडिट एथिकल कंप्लायंसेस है, एंड आपका लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो ये चारों चैप्टर ऐड हुआ है। एंड ये बुक अगर देखेंगे हम चाहे तो आपके लिए डायग्रामेटिकल जो भी बुक बना सकते थे, बट उसमें एग्जाम में नहीं आएगा वो वाला बुक। ठीक है, डायग्रामेटिकल बुक आपके लिए समझने के लिए ईजी रहेगा, बट आप अल्टीमेटली जो भी एग्जामिनेशन में लिखोगे ना, तो वो आपका रहेगा ऐसे ही पैराग्राफ टाइप का लिखना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट वाइज लाइन वाइज आपको लिखना पड़ेगा। बहुत सारे टीचर और मार्केट में अवेलेबल होगा, आपके लिए डायग्रामेटिकल बुक होगा, बट डायग्रामेटिकल बुक अवेलेबल होता है तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग में ईजी करेगा, बट लिखने के लिए आपको अल्टीमेटली लाइन वाला लिखना पड़ेगा। तो हम उसी हिसाब से पूरा लाइन वाला बुक हम यहाँ पे बनाए हैं, जिससे आप जब पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन में वो इजी रहेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में इजी रहेगा। एंड बहुत सारा बच्चे बोल रहे हैं कि सर बहुत लेट हो गया। लेट कुछ भी नहीं हुआ है, हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, थोड़ा नहीं बहुत दिन तबीयत खराब हो गया था, तो इसीलिए लेट हो गया। एंड हम बुक ऑलरेडी बना चुके थे, बट हम जो बुक बनाए थे ना पूरा आपका हम अपडेटेड कैसे करते हैं, जो भी फाइनेंस एक्ट 2023 एंड नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी सर्कुलर के हिसाब से हम बनाते हैं। बट इंस्टीट्यूट जब नया बुक रिलीज किया है ना, तो उसमें इंस्टीट्यूट सब कुछ नहीं डाला है। ठीक है, सब कुछ नहीं डाला है, तो हमको हटाना पड़ा, वो काम कुछ बाकी था, तो इसलिए लेट हुआ। नहीं तो मैं कब से आपका ये वाला बुक रिलीज कर देता, बट नहीं हो पाया, तबीयत थोड़ा खराब हो गया था। तो हम डोंट वरी, शुरू कर देंगे पढ़ाई आज से ही, एंड कंटिन्यू रहेगा आपके लिए। हम सही टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सही टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। आपका 100% चाहिए। ठीक है, मेरा तो 100% रहेगा आपके लिए, आपका भी 100% रहना चाहिए। एंड ये बुक आप रेफर करिए, कुछ भी अलग से रेफर नहीं करना पड़ेगा, ये बुक में सब कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, सब कुछ कवर हो जाता है। उसके बाद हम जब ये रिविजन खत्म करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्वेश्चन DTIDT का। तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा फ्री में, एंड उसको कर लीजिए, आपको कोई भी अलग से नहीं करना पड़ेगा। एंड ये जो हम रिविजन करेंगे ना, हम मान के चलेंगे कि आप पहले बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले बार पढ़ रहे हैं, जो कि सेल्फ स्टडी स्टूडेंट इसको भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी वाले बच्चे इसको भी रेफर कर सकते हैं। तो इसलिए हम पूरा अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाएंगे, जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, एंड टेलीग्राम में ये वाला बुक अपलोड हो जाएगा आपका आज, एंड दूसरा आपका IDT का भी बुक अपलोड हो जाएगा, दोनों ही अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, तो ये चारों चैप्टर नया आया है, थोड़ा टाइम देंगे। ठीक है, एंड ये टोटल 226 पेजेस का है, अगर देखें 215 पेजेस का है टोटल ये जो बुक है। ठीक है, तो चलो शुरू कर देते हैं। लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टैक्स रेट। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टैक्स रेट, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके लिए ये कंपलसरी नहीं है, फिर भी आप पहला बार पढ़ रहे हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ेंगे, बट टैक्स रेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टैक्स रेट इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे जो मार्क का सेग्रीगेशन कितना है हम बता देते हैं। तो मार्क का यहाँ पे जो सेग्रीगेशन है
तो मार्क का अगर सेग्रीगेशन देखेंगे तो यहाँ पे सेग्रीगेशन में टोटल आपका डीटी है, तो डीटी में डीटी एंड आईटीआई इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो यहाँ पे डीटी आ जाएगा 70%, ठीक है, एंड आईटी आ जाएगा, इंटरनेशनल टैक्सेशन आ जाएगा 30%। बट आपका आईडीटी में चेंज हुआ है, तो आईडीटी में क्या हुआ है कि जो जीएसटी का पर्सन वो 80% हो गया है। तो आईडीटी में एक बार बता देता हूँ, जीएसटी का जो भी पोर्शन है वो हो गया है 80%, मीन्स ज़्यादा जीएसटी से आएगा। एंड जो कस्टम एंड एफटीपी है ना, उसमें उसमें आपका हो गया है आपका 20%, क्योंकि कस्टम में जो ड्यूटी ड्रॉबैक वाला चैप्टर उसको हटा दिया है, एंड जीएसटी में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन चैप्टर वो भी हटा दिया है, दो दो चैप्टर जीएसटी से हटा दिया है। बट यहाँ पे आपका कुछ भी हटाया नहीं है, 4 चैप्टर नया ऐड हुआ है, ठीक है। तो आ जाइए। हम्म तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टैक्स रेट चैप्टर आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टैक्स रेट चैप्टर, ठीक है। एंड और एक बात है, इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाता है, सर्कुलर कवर हो जाता है, एंड नोटिफिकेशन कवर हो जाता है, एंड आपका क्लैरिफिकेशन कवर हो जाता है, रूल्स भी कवर हो जाता है। बट कोई कोई रूल्स हम ऐसे अलग से नहीं डाले हैं, हम प्रोविजन के साथ इंक्लूड कर दिए हैं, एंड कोई कोई हम अलग से डाले हैं, ठीक है। अगर हम इंक्लूड कर दिए हैं ऑटोमेटिकली, तो आप ये मत सोचिए कि इसमें नहीं इंक्लूड हुआ है, सब कुछ इंक्लूड हुआ है, ठीक है, सब कुछ इंक्लूड हुआ है। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, एंड अलग कलर में भी हुआ है, ठीक है। एंड हेडिंग जो भी हुआ है वो भी अलग कलर में हुआ है, तो आपको थोड़ा पढ़ने के लिए ईजी रहेगा, ठीक है, पढ़ने के लिए ईजी रहेगा। तो आपके हिसाब से हम यहाँ पे बुक बनाए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स देखेंगे, तो इनकम टैक्स अभी देखें, बट जो डायरेक्ट टैक्स रहता है उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट जो भी टैक्सेस रहता है ना, वो रहता है आपका इनकम टैक्स रहता है, ठीक है। वो इनकम टैक्स रहता है डायरेक्ट टैक्स का जो भी सिग्निफिकेंट अगर देखेंगे, डायरेक्ट टैक्स मीन्स हम मानते हैं इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स क्या है थोड़ा बता देते हैं। इनकम टैक्स मीन्स जो भी टैक्स लगता है इनकम के ऊपर, जैसे आप कोई सैलरी का इनकम है तो आपका इनकम वो रहता है, इंडिविजुअल का इनकम के ऊपर वो टैक्स लगता है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप घर भाड़े में देंगे तो उसके ऊपर जो भी टैक्सेस देते हैं उसको हाउस प्रॉपर्टी का हेड में चला जाएगा, एंड इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। एंड अगर बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं, जैसे डॉक्टर है या हमारे जैसे आप बनेंगे आप आगे जाकर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको भी देना पड़ेगा टैक्सेस जो इनकम टैक्स रहता है। उसके बाद अगर कोई भी आप सेल करेंगे हाउस या लैंड, तो वो आ जाएगा कैपिटल गेन हेड में, तो वो उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। एंड जो भी अदर इनकम है, जैसे इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, लॉटरी इनकम है, कैजुअल इनकम उसको बोलते हैं, तो वो अदर सोर्स में जाएगा, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। तो इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको इनकम टैक्स बोलते हैं, ठीक है, इनकम के ऊपर जो लगता है। एंड इनकम के ऊपर जो टैक्सेस लगता है ना, तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। जैसे आपका इनकम बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो टैक्स घटेगा, ठीक है। एंड इनकम टैक्स को आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, इनकम टैक्स को डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बट अगर देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे जीएसटी, वो कस्टम है एंड एफटीपी है, वहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं देना पड़ेगा, आप पेमेंट करते हैं बट कलेक्ट कर देते हैं, दूसरा पर्सन से कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस, बट इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। एंड अगर पार्लियामेंट का देखें पावर कहाँ पे वो प्रोवाइड किया है, तो एक एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट 7 शेड्यूल का रहता है, आर्टिकल नंबर 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसमें वो पावर दिया रखा है कि आप इनकम टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री नंबर 82 ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ यूनियन लिस्ट आर्टिकल नंबर 246 में ये पावर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, बट एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर कभी भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया में, ठीक है, इंडिया का एग्रीकल्चरल इनकम, उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद हम ये इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ने के लिए हमको मिलेगा, मीन्स कंपोनेंट क्या रहेगा इनकम टैक्स में। ओनली आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ अलग 4 चीज़ पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहले तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ आपको फाइनेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फाइनेंस एक्ट जैसे हर साल आता है, जैसे आपका करेंट आइटम के लिए फाइनेंस एक्ट 2023 है, प्लस उसके साथ आपको इनकम टैक्स रूल्स पढ़ना पड़ेगा। रूल्स के लिए आपको 1962 लिखना पड़ेगा, एक्ट के लिए 1961, बट रूल्स के लिए इनकम टैक्स रूल्स 1962 पढ़ना पड़ेगा। एंड आपको सीबीडीटी जो भी टाइम टू टाइम जो सर्कुलर इशू करता है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीबीडीटी अगर कोई भी डाउट होता है ना, तो वहाँ पे डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए वो सर्कुलर इशू करता है, तो उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जजमेंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो भी कोर्ट का स्टडी केस लॉ आपको भी पढ़ना पड़ेगा, केस लॉ या जजमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये 5 चीज़ आपको इनकम टैक्स में हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 5 चीज़ सब हमको पढ़ना पड़ेगा, इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स पढ़ना पड़ेगा, सर्कुलर पढ़ना पड़ेगा, एंड जजमेंट पढ़ना पड़ेगा, नोटिफिकेशन भी पढ़ना पड़ेगा। नोटिफिकेशन सर्कुलर वो दोनों सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद है लेवी ऑफ इनकम टैक्स। तो यहाँ पे लेवी कैसे होता है इनकम टैक्स, तो यहाँ पे इनकम टैक्स लेवी होता है टोटल इनकम के ऊपर लेवी होता है। जो भी आपका टोटल इनकम रहेगा, मीन्स टोटल कर देंगे, जो भी इनकम को सब कुछ क्लॉप कर देंगे, टोटल कर देंगे, जो भी रहेगा उसके ऊपर टैक्स लगता है इनकम टैक्स, ठीक है। बट ये कौन सा ईयर के ऊपर लगता है, प्रीवियस ईयर के ऊपर लगता है। मीन्स आप जैसे कोई भी खेती करता है, तो खेती जो भी प्रीवियस साल करेंगे, तो नेक्स्ट साल मीन्स प्रीवियस ईयर में जो भी हम खेती किए थे
तो इस साल हम उसको खर्चा करेंगे। वैसे जो भी इनकम हम प्रीवियस ईयर में हम इनकम किए थे ना, तो उसके ऊपर इस साल टैक्स देंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम कमाएंगे इस ईयर में हम उसके ऊपर टैक्स देंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम कमाएंगे, तो अगर देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम कमाएंगे, तो यहाँ पे 2 साल है, एक है प्रीवियस ईयर एंड ये है करेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर जो कि रहता है यहाँ पे 23, 24, उसके ऊपर हम ये करेंट ईयर में हम 2024-25 में हम टैक्स उसके ऊपर भरेंगे, ठीक है। टैक्स भरेंगे तो प्रीवियस ईयर में टैक्स में वही प्रीवियस ईयर यहाँ पे हम बोलेंगे जो कि प्रीसीडिंग ईयर रहता है, बट करेंट ईयर को हम टैक्स में बोलेंगे असेसमेंट ईयर, ठीक है। करेंट ईयर को हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे। एंड प्रीवियस पीरियड जो भी रहता है, प्रीवियस ईयर आपका शुरू हो जाता है 1 अप्रैल से, ठीक है। 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। एंड कोई कोई सिचुएशन में अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे 1 जुलाई में हम बिजनेस शुरू किए हैं, तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर शुरू हो जाएगा, 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। एंड हमेशा आपका एंड होगा प्रीवियस ईयर 31 मार्च में एंड होगा, ठीक है। एंड हमारे लिए 31 मार्च 2024 है एंड होगा। अगर आप जो भी ईयर का जो भी अंदर में हम अगर कोई बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 जुलाई में कोई भी बिजनेस आप शुरू किए हैं, तो आपका बिजनेस यहाँ से शुरू होगा, एंड होगा 31 मार्च 2024 में एंड होगा। वैसे असेसमेंट ईयर जो भी बोलेंगे हम, करेंट ईयर को टैक्स में बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर ये भी आपका 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा 2024 एंड ये खत्म होगा 31 मार्च 2025 में, ये खत्म होगा, ठीक है। ये खत्म होगा, समझ आ गए? सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे जो भी हम टैक्स में पढ़ेंगे उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कंप्यूटेशन करेंगे और एन असेसी। तो यहाँ पे दिया है कि कैसे हम कंप्यूटेशन करेंगे इनकम, ठीक है। इनकम, टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे एंड टैक्स भी कैसे कंप्यूट करेंगे। बट ये जो टैक्स एंड टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स, ठीक है। पूरा इनकम टैक्स पढ़ना पड़ेगा, पूरा डीटी बुक पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटेशन के लिए। बट शॉर्ट में जैसे आप रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो कैसे कैलकुलेशन होता है, तो ओवरव्यू हम बता देते हैं यहाँ पे। तो पहले जो भी इनकम फ्रॉम सैलरी है, पहला हेड वाला रहता है, तो उसका इनकम हम पूरा कंप्यूट करेंगे, ठीक है। पूरा इनकम कंप्यूट करेंगे। उसके बाद सेकंड हेड जो भी रहता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसका भी इनकम हम यहाँ पे कंप्यूट करेंगे। उसके बाद थर्ड हेड में जो भी पीजीबीपी का इनकम रहता है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, उसका भी इनकम हम कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो वो कंप्यूट करने के बाद एंड आपका जो पहला 2 हेड है सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी है, ये दोनों हेड है ना, ये आपका सिलेबस में नहीं है। इंस्टीट्यूट इसको इंटर वाले स्टूडेंट के लिए बनाया है, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पहले था चैप्टर 2 चैप्टर, बट इंस्टीट्यूट इस बार से पूरा हटा दिया है ये जो सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी। ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता था, जो भी क्वेश्चन आता था इससे हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर को पूरा हटा दिया है इंस्टीट्यूट, ठीक है। एंड पीजीबी भी आपका है। एंड उसके बाद हम जो भी कैपिटल गेन है उसका भी इनकम हम कंप्यूट करेंगे, कैपिटल गेन का भी इनकम हम कंप्यूट करेंगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का, उसका भी इनकम हम कंप्यूट करेंगे। तो टोटल करेंगे, जो भी आएगा उसको हम बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम बोलेंगे, ठीक है। उसको हम बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से हम डिडक्शन लेस करेंगे। एंड और कुछ है जैसे क्लबिंग वाला चैप्टर है, उसका जो भी इनकम ऐड करेंगे एंड लेस करेंगे। कोई भी अगर एडजस्टमेंट या सेटअप अगर होता है, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर, उसका हम लेस करेंगे। उसके बाद आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। उसके बाद हम उसमें से डिडक्शन 80C से लेकर 80U तक हम उसको डिडक्ट करेंगे, चैप्टर 6 से उसको बोलते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम या नेट टोटल इनकम। हम उसको पूरा एक एक चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है कंप्यूटेशन करेंगे टैक्स लाइबिलिटी। कंप्यूटेशन कैसे टैक्स लाइबिलिटी करेंगे, तो जो भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, टैक्स रेट चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे हम कंप्यूट करेंगे टैक्स ऑन नेट टोटल इनकम। एंड उसके बाद उसमें से रिबेट भी लेस होता है। उसके बाद सरचार्ज ऐड करेंगे अगर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, ठीक है। उसके बाद हम कोई कोई सिचुएशन में यहाँ पे जो सरचार्ज के लिए आपका मिलता है मार्जिनल रिलीफ, उसको भी डिडक्ट करेंगे अगर मिलेगा उसको। उसके बाद हम हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करेंगे, जो कि 4% रहता है, हर एक सिचुएशन में लगेगा, ठीक है। रिलीफ भी एक सैलरी के लिए एक रिलीफ मिलता है, अगर एडवांस सैलरी अगर रिसीव करते हैं या एरियर ऑफ सैलरी अगर रिसीव करते हैं तो वहाँ पे डिडक्ट होता है। उसके बाद अगर कोई भी TDS या एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर कोई पेड किए हैं तो वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हम यहाँ पे मीनिंग पढ़ेंगे असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, सेक्शन नंबर 4, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, तो असेसमेंट ईयर जो भी रहता है करेंट ईयर को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। एंड ये 12 मंथ का पीरियड रहता है एंड 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। प्रीवियस ईयर आपका शुरू हो सकता है कोई भी मंथ से शुरू हो सकता है, कहाँ से भी शुरू होता है, बट असेसमेंट ईयर हमेशा आपका शुरू होगा 1 अप्रैल से, ठीक है। तो असेसमेंट शुरू हो जाएगा। एंड ये असेसमेंट ईयर रहता है जो भी प्रीवियस ईयर के बाद आता है। जैसे प्रीवियस ईयर मीन्स प्रीसीडिंग ईयर के बाद करेंट ईयर आता है, वैसे प्रीवियस ईयर के बाद असेसमेंट ईयर आता है। जैसे इनकम जो असेस होगा तो असेसमेंट कैलकुलेशन होगा, तो कैलकुलेशन होगा मीन्स असेसमेंट होगा, तो इसलिए उससे आया है असेसमेंट ईयर आया है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आपके लिए असेसमेंट ईयर रहेगा 24-25 एंड प्रीवियस ईयर रहेगा 23-24। मीन्स प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 23 से लेकर 31 मार्च 2024 तक यहाँ पे आपके लिए रहेगा प्रीवियस ईयर। एंड यहाँ पे प्रीवियस ईयर है तो जो भी फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर मीन्स करेंट ईयर से पहले जो भी ईयर उसको बोलते हैं हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी इनकम हम अर्न करेंगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो उसके ऊपर टैक्स देंगे असेसमेंट ईयर में। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रोफेशन जैसे बिजनेस प्रोफेशन अगर न्यूली सेटअप होता है तो वहाँ पे जिस दिन से वो सेटअप हुआ है बिजनेस टिल 31 मार्च तक तो वहाँ पे वो प्रीवियस ईयर बन जाएगा। ठीक है, तो जब से शुरू हो जाता है टिल 31 मार्च तो प्रीवियस ईयर बनेगा। वैसे न्यूली सोर्स ऑफ इनकम अगर आता है तो जिस दिन से न्यूली सोर्स ऑफ इनकम आएगा टिल 31 मार्च तो वहाँ पे उसको हम मानेंगे प्रीवियस ईयर। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल भी दिए थे, 1 अगस्त में आया है तो 1 अगस्त 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक यहाँ पे रहेगा प्रीवियस ईयर। अगर कोई भी न्यूली सोर्स ऑफ इनकम आता है या कोई भी न्यूली सेटअप करते हैं बिजनेस तो वहाँ पे आपके लिए प्रीवियस ईयर चेंज हो जाएगा। बट असेसमेंट ईयर हमेशा 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 रहेगा। ठीक है, 25 रहेगा, असेसमेंट ईयर में कोई भी चेंजेस नहीं रहता है। उसके बाद कुछ इनकम मेनली हम पढ़ के आए हैं सेक्शन नंबर 4 में, अगर कोई भी प्रीवियस ईयर में इनकम कमाएंगे उसके ऊपर हम टैक्स देंगे असेसमेंट ईयर में। बट कुछ सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम कमाएंगे उसके ऊपर टैक्स देंगे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देंगे। कुछ इनकम है जो कि प्रीवियस ईयर में इनकम कमाएंगे तो प्रीवियस ईयर में टैक्स भरेंगे। तो आप बताइए कहाँ पे होगा, अगर कहाँ पे डाउट होता है इनकम टैक्स को अथॉरिटी को कि यहाँ पे वो टैक्स नहीं देने वाला है जो भी सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में प्रीवियस ईयर में वो टैक्स लगा देगा। ठीक है, यहाँ पे 5 सिचुएशन है जहाँ पे आप भी बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे लगना चाहिए। ठीक है, लगना चाहिए तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर प्रीवियस ईयर में आपको टैक्स देना पड़ेगा। मीन्स उसका एक्सेप्शन है, मीन्स असेसमेंट ईयर में देना पड़ता है बट प्रीवियस ईयर में देना पड़ेगा टैक्सेस। जैसे कोई भी नॉन रेसिडेंट है ना, वो अगर शिपिंग बिजनेस में काम करता है तो जो भी वेसल या शिप में काम करता है तो वो तो मैक्सिमम टाइम आउटसाइड इंडिया में रहता है, इंडिया में बहुत कम दिन के लिए रहता है। तो इसलिए इंडिया में जिस पीरियड में आता है प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम कमाएगा तो उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, ये रियल सिचुएशन है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाला बात नहीं है। उसके बाद है कोई भी पर्सन अगर लिविंग परमानेंटली या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर कोई भी पर्सन अगर इंडिया से बाहर जाना चाहता है परमानेंटली या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे विजय माल्या है, तो वहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर पता चल जाता है तो वहाँ पे वो टैक्स लगा देगा, उसी साल में लगा देगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी बॉडी इज फॉर्म फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर कोई भी बॉडी या कोई भी बिजनेस अगर शुरू करता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जैसे होली के टाइम, तो वो होली के टाइम ओनली वो बिजनेस शुरू करेगा, सीजनल बिजनेस है, तो वहाँ पे उस होली में जो भी इनकम कमाता है तो उस टाइम टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, पिछले साल होली आएगा मीन्स वो दुकान और एक बार ओपन करेगा या बिजनेस शुरू करेगा या नहीं करेगा तो बोलेगा कि इस बार तो नहीं है, हम टैक्स नहीं देंगे। तो इसलिए जिस सीजनल बिजनेस कर रहे हैं तो उस टाइम आपके ऊपर टैक्स लगा देगा। ठीक है, उसके बाद है alienate his asset with a view to avoiding payment of tax, अगर कोई भी बिजनेस ट्रांसफर कर देता है asset पर टैक्स नहीं देने के लिए, अवॉइड करने के लिए टैक्सेस, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर पता चल जाएगा कि यहाँ पे वो टैक्स नहीं देना चाहता है तो उसी टाइम टैक्स लगा देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसके बाद डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अगर कोई बिजनेस बंद कर देता है प्रीवियस ईयर में तो बोलेगा कि हम तो असेसमेंट ईयर तक कोई भी बिजनेस हमारा नहीं है तो हम टैक्स नहीं देंगे। ऐसे नहीं चलेगा, आप बिजनेस किए हैं, इनकम किए हैं तो टैक्स देना पड़ेगा। बिजनेस बंद किए हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर बिजनेस एक भी दिन कंटिन्यू किए हैं, अगर इनकम कमाए हैं तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। वो अलग बात है कि हाँ बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, वो तो अलग बात है, बट आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा हम डिटेल में जा रहे हैं, टाइम लगेगा, फिर भी हम थोड़ा समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन कौन है, तो पर्सन मीन्स आप अगर देखें पर्सन मीन्स हम सब तो पर्सन है नहीं, इनकम टैक्स में हम तो पर्सन है, जैसे इंडिविजुअल हम लोग सब इंडिविजुअल है, हम तो पर्सन है। हमारे साथ कुछ और पर्सन आ जाएंगे, जैसे HUF आ जाएंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जैसे पुराने टाइम में अगर देखें फैमिली, वो फैमिली बिजनेस चलाते थे, जो भी हिंदू फैमिली रहते हैं ना, बड़ा बड़ा फैमिली, तो वो बिजनेस चलाते थे। जैसे MDH अगर देखेंगे तो वो एक HUF था। ठीक है, वो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली चला रहा था, बट उसके बाद उसको वो कन्वर्ट करके कंपनी बना दी है। बट वैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जैसे पुराना जो भी हिंदू फैमिली रहते थे, जॉइंट फैमिली रहते थे, वो जो बिजनेस चलाते थे उनको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते थे। उनका रहते हैं कर्ता, जो हेड रहता था वो कर्ता उसको बोलते थे, एंड बहुत सारा मेंबर रहते थे। तो कर्ता के पास सब कुछ पावर रहता था, तो वो डिसाइड करता था कैसे इनकम वो टैक्स कैसे देगा, जो भी डिसीजन वो करता लेता था। जैसे हमारा घर में पापा लोग रहते हैं वैसे करता रहता था। उसके बाद कंपनी, आपको तो पता होगा कंपनी में आ जाएगा पर्सन में, मीन्स टैक्स देने के लिए पर्सन होना चाहिए। तो अगर कंपनी को पर्सन नहीं बनाएंगे तो टैक्स कैसे देगा, तो इसलिए सब कुछ पर्सन में आ जाते हैं। फार्म भी आ जाएगा, इंक्लूडिंग LLP आ जाएंगे। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फार्म आ जाएंगे। उसके बाद AOP BOI आ जाएगा। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, चाहे वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो या नहीं हो तो भी आ जाएंगे। उसके बाद लोकल अथॉरिटी, जो भी क्लब सब देख रहे हैं वो भी आ जाएगा। कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन अगर कवर नहीं हुआ है तो भी वो आ जाएगा। सब कुछ यहाँ पे आ जाएंगे आपका पर्सन में, मीन्स उनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स देना पड़ेगा, सिंपल बात है।
उसके बाद है डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी कौन है? तो जो भी डोमेस्टिक कंपनी मीन्स इंडियन कंपनी, तो इंडिया का जो भी कंपनी जैसे डाबर इंडिया है, ठीक है, अगर जो भी बाटा लिमिटेड है, ठीक है, रिलायंस, तो ये सब इंडियन कंपनी है। उसके साथ अदर कंपनी भी आ जाएंगे डोमेस्टिक कंपनी में, बट उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि वो प्रेस्क्राइब अरेंजमेंट करना चाहिए, मीन्स वो डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए, मीन्स इंडिया में वो डिक्लेरेशन एंड डिविडेंड पेमेंट करने के लिए उसका अगर प्रेस्क्राइब अरेंजमेंट है तो उसको भी हम डोमेस्टिक कंपनी बोलेंगे, ठीक है। अगर प्रेस्क्राइब अरेंजमेंट है इंडिया में डिविडेंड देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो वहाँ पे वो भी आ जाएगा कि इसमें डोमेस्टिक कंपनी में। तो दो चीज़ डोमेस्टिक कंपनी में आएगा, पहला है आपका इंडियन कंपनी, दूसरा है जो भी प्रेस्क्राइब अरेंजमेंट है अदर कंपनी का इंडिया में डिविडेंड देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उसके बाद चलो देखते हैं इंडियन कंपनी किसको बोलेंगे। तो इंडियन कंपनी के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है, दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहले तो वो इंडिया में फॉर्म एंड रजिस्टर होना चाहिए, इंडिया में फॉर्म एंड रजिस्टर होना चाहिए, एंड दूसरा है उसका रजिस्टर ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। पहले तो फॉर्म रजिस्टर इंडिया में होना चाहिए, एंड उसका जो भी रजिस्टर ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस जो हेड ऑफिस बोलते हैं वो इंडिया में होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे इंडियन कंपनी। इतना डिटेल में कोई नहीं जाता है, ठीक है, इतना डिटेल में कोई नहीं जाता है। तो हम डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है, आपके लिए बेनिफिट होगा। आप अगर सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं तो आप के लिए ये अगर पहले बार भी देख रहे हैं ना तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आप इसको शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, जहाँ पे भी है, ग्रुप में है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, हाँ जहाँ पे भी है, लिंक्डइन में है, तो वहाँ पे आप शेयर करिए, ट्विटर में शेयर करिए, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट के पास पहुँच पाएगा। क्योंकि हमारा बेनिफिट क्या है यहाँ पे, हमारा तबीयत सही से हम रिकवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं किए हैं, अभी रिकवर कर रहे हैं, तो हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ज़रूरत है। तो आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप शेयर करिए, ठीक है, आप शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, एंड अच्छा सा कमेंट दीजिए। जैसे हमारा तबीयत ठीक नहीं है फिर भी हमको मोटिवेशन थोड़ा लगेगा कि हाँ सर हमारे लिए वीडियो बना रहे हैं, तो शेयर करिए, है ना, अच्छा सा कमेंट दीजिए, जिससे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन लगेगा कि हाँ हमारे साथ हमारा स्टूडेंट खड़े हैं, तो हम वीडियो बनाएंगे उनके लिए, ठीक है, अच्छा सा कमेंट दीजिए, एंड आप लाइक करिए, जितना हो सके उतना लाइक करिए, एंड सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब अगर नहीं करेंगे तो यूट्यूब को लगेगा कि ये जो भी वीडियो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट के पास पहुंच नहीं पाएगा। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट दीजिए, क्योंकि इतना फ्री में कोई भी नहीं देते हैं। इवन रेगुलर क्लासेस में भी इतना अच्छे से नहीं समझाते हैं, वो ओनली समझा देंगे, बोलेंगे कि आप फाइनल स्टूडेंट है तो आपको सब कुछ पता है। हाँ आपको सब कुछ पता है, बट थोड़ा अगर जो भी उसका पास्ट अगर कोई बता देता है, जैसे वही भी बेसिक अगर कोई भी बता देता है ना, तो अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। थोड़ा बैकग्राउंड अगर कोई बता देता है ना इनकम टैक्स का, तो अच्छा लगता है आपको पढ़ने के लिए। तो इसलिए जो भी सेल्फ स्टडी वाले बच्चे उनको भी अच्छा लगेगा कि ये रिवीजन नहीं है, जैसे रेगुलर क्लास जैसा लगेगा। हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम मजा मस्ती तो नहीं करते हैं, क्योंकि ये आप फाइनल लेवल में रहते हैं, तो मजा मस्ती तो आपके लिए नहीं है। इंटर वाले बच्चे के लिए मजा मस्ती होता रहता है, बट फाइनल स्टूडेंट है वो सीरियस रहते हैं पढ़ने के लिए। तो इसलिए हम जो मजा मस्ती का टाइम है ना उसमें हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम सही टाइम में कंप्लीट कर लेंगे, एंड थोड़ा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो चलो उसके बाद है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं? जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है उसको बोलेंगे फॉरेन कंपनी, एंड ये हाईलाइटेड है, अलग कलर है, तो आपको पढ़ने के लिए बहुत ईजी रहेगा, ठीक है, ईजी रहेगा। उसके बाद आरसीसी किसको बोलेंगे? तो आरसीसी मीन्स आरसीसी को टैक्स देना पड़ेगा, तो इसलिए आरसीसी भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, आरसीसी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आ जाइए, तो आरसीसी मीन्स यहाँ पे होम एनी टैक्स और एनी अदर सम पेबल, तो जो भी पर्सन टैक्स है या कोई भी अदर सम अगर पेबल होता है तो उसको हम आरसीसी बोलेंगे, ठीक है। तो जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है ना, टेकन फॉर असेसमेंट, तो उसको हम आरसीसी बोलेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। इसके लिए असेसमेंट ऑफ इच इनकम, उसका इनकम को असेसमेंट करने के लिए इनकम टैक्स का प्रोविजन अगर लगता है उसको आरसीसी बोलेंगे, या कोई भी अदर पर्सन का असेसमेंट के लिए उसके ऊपर लगता है, जैसे माइनर, माइनर के लिए तो उसका गार्डियन जो रहता है उसके ऊपर असेसमेंट करना पड़ेगा, तो उसको भी हम आरसीसी बोलेंगे, उसका गार्डियन को। या कोई भी लॉस अगर उसको होता है, तो लॉस अगर उसको होता है, लॉस के लिए भी असेसमेंट होगा तो उसको आरसीसी बोलेंगे, या एनी अदर पर्सन मीन्स माइनर के लिए भी कोई भी लॉस अगर असेसमेंट होगा तो भी उसको असेसमेंट होगा, हम उसको आरसीसी बोलेंगे। या कोई भी अगर रिफंड उसको मिलता है, या कोई भी माइनर उसका सॉन या माइनर गाल के लिए मिलता है गार्डियन को, तो गार्डियन को आरसीसी बोलेंगे। या कोई भी पर्सन अगर डीम टू बी आरसीसी, अगर डीम टू बी आरसीसी मानेंगे तो भी उसको आरसीसी में आ जाएगा। या कोई भी डीम टू बी आरसीसी इन डिफॉल्ट अगर मानेंगे तो भी वो आ जाएगा आरसीसी, ठीक है, आरसीसी में आ जाएंगे। तो आरसीसी में सब कुछ आ जाता है, ठीक है, आरसीसी में सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पे बेसिक पार्ट खत्म हो जाता है, और एक कॉन्सेप्ट है जो कि है आपका डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइटिंग टाइटल या एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो डाइवर्जन ऑफ इनकम या एप्लीकेशन ऑफ इनकम ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन है, तो इसलिए हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय सोर्स एंड ओवरराइटिंग टाइटल बिफोर इट रीचेस टू एन आरसीसी, मीन्स यहाँ पे हम डाइवर्जन कर रहे हैं, डाइवर्टेड कर रहे हैं। आपको पता है कोई भी आपको डाइवर्टेड कर रहा है स्टडी से, तो इसलिए डाइवर्जन मीन्स जो भी आरसीसी है उसके पास पहुंचने से पहले कोई भी अगर डाइवर्टेड कर देता है इनकम को, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जन। जैसे यहाँ पे आरसीसी है, तो यहाँ पे आरसीसी है, तो आरसीसी के पास एक इनकम जाना था, बट कोई भी एक डाइवर्जन कर देता है, डाइवर्टेड कर देता है, यहाँ पे नया जाकर यहाँ से चला जाता है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम, ठीक है। एंड सच डाइवर्जन कैन टेक
प्लेस आइदर अंडर ए लीगल कंपल्सन और अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशन। तो यहाँ पे वो जो डाइवर्जन है ना, कोई भी लीगल कंपल्सन या कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट की वजह से डाइवर्जन हो सकता है, ठीक है। एंड एन ओब्लिगेशन टू अप्लाई द इनकम इन ए पर्टिकुलर वे बिफोर इट अक्रूड और अराइजेस टू द एसेस रिजल्ट इन द डाइवर्जन ऑफ इनकम। तो यहाँ पे अगर कोई भी ओब्लिगेशन आ जाता है मीन्स डाइवर्जन करने के लिए, मीन्स यहाँ पे अगर कोई भी इनकम फॉर एग्जांपल एक्स को मिलना चाहिए था बट वो उसको डाइवर्जन कर देता है, वाई को दे देता है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जन, ठीक है। एंड वो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में होना चाहिए या कोई भी लीगल, अगर लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से हो रहा है तो भी वहाँ पे डाइवर्जन ऑफ इनकम उसको बोलेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर देखें एप्लीकेशन किसको बोलते हैं, ऑब्लिगेशन टू अप्लाई इनकम व्हिच इज अक्रूड और अराइजेस और हैज बीन रिसीव्ड अमाउंट्स merely टू दी अपर्सन और एप्लीकेशन ऑफ इनकम नॉट इट्स डाइवर्जन। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, अगर अप्लाई कर देते हैं, एप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है, अपर्सन कर देते हैं, मीन्स आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वहाँ पे उसको एप्लीकेशन बोलते हैं। मीन्स आपको पैसा मिलना चाहिए था, अगर आप कोई भी LIC में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या कहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या कोई भी हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर देते हैं तो वहाँ पे उसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन बोलेंगे। तो डाइवर्जन मीन्स आप डाइवर्टेड कर देते हैं, एप्लीकेशन मीन्स आप अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट आपको ईजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा, ठीक है, और असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए अप्लीकेबल टैक्स रेट क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लीकेबल टैक्स रेट से पहले हम थोड़ा बता देते हैं आपके लिए, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा बता देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 2 साल पहले एक ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम था, ठीक है, ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम था जहाँ पे इंडिविजुअल इंडिविजुअल एंड HUF के लिए, इंडिविजुअल एंड HUF के लिए एक ऑप्शन था, जो भी नॉर्मल हम जैसे कैलकुलेशन कर रहे थे वो एक ऑप्शन था, टैक्स जैसे कैलकुलेशन कर रहे थे, और एक ऑप्शन नया आया था जो कि था 115 BSC जो कि ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम है, ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम। तो यहाँ पे पहले था नॉर्मल में था 2.5 लाख तक नील है, उसके बाद 5 लाख तक 5% है, उसके बाद आपका 10 लाख तक, उसके बाद आपका 30% रहेगा, ठीक है, उसके बाद आपका 30% रहता है जो भी टैक्स रेट था नॉर्मली। एंड यहाँ पे 115 BS में क्या था कि यहाँ पे आपका 2.5 लाख था नील, उसके बाद 5 लाख तक, उसके बाद 5 लाख तक, उसके बाद 10 लाख तक, उसके बाद 12.5 लाख तक, उसके बाद 15 लाख तक था, ये स्लैब रेट था। तो ये कुछ ऐसे था इंडिविजुअल एंड HUF के लिए, ऐसे था ऑल्टरनेटिव रिजाइम जहाँ पे एक इंडिविजुअल या HUF चाहे तो ये वाला ऑप्शन अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो चूज कर सकता था, ठीक है। एंड ये ऑप्शन उसके लिए छोड़ सकता था, जो भी डिपेंड करता है उसका इनकम के ऊपर, तो उसके पास ऑप्शन था ये वाला इंडिविजुअल HUF के लिए। वैसे कंपनी के लिए भी आया था, तो कंपनी के लिए भी आया था ऑप्शन, एक नॉर्मल है, एक नॉर्मल था, और दूसरा कुछ यहाँ पे ऑल्टरनेटिव वाला था 115BA था, 115BAA था एंड 115BAB था, ठीक है। ये कुछ ऑल्टरनेटिव था कंपनी के लिए। वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी था, ऑल्टरनेटिव आया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए था, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी था। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए नॉर्मल जो भी रहता है 10,000 तक नील है, 10,000 के बाद 10,000 तक 10%, 10,000 से 20,000 तक 20%, उसके बाद 30% रहता है, ये नॉर्मली मेनली रहता है। एंड यहाँ पे उसके लिए भी एक था 115BAD, ठीक है, BAD था, ये था ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम, ठीक है। 115 BSC एंड 115 BA, BAA, BAB एंड यहाँ पे 115 BAD, ये सब कुछ आपका ऑल्टरनेटिव था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये था सब कुछ ऑल्टरनेटिव था, बट यहाँ पे अमेंडमेंट क्या आया है, तो इस बार से क्या आया है कि ये जो इंडिविजुअल HUF के लिए जो था ना 115 BSC वो ऑप्शनल था, बट इस बार से इसको रेगुलर बना दिया है, ठीक है, इसको डिफॉल्ट बना दिया है, ये जो ऑप्शनल था इसको डिफॉल्ट बना दिया है, इसको डिफॉल्ट बना दिया है, मीन्स ये रेगुलर जैसे रहेगा, ठीक है, उसको रेगुलर जैसा रहेगा, ये 115 BSC रहेगा अभी रेगुलर जैसा रहेगा। बट जो नॉर्मल था, तो आप बोलेंगे सर जो नॉर्मल था वो क्या होगा, नॉर्मल जो था, तो नॉर्मल को अभी क्या बोला है, अभी तो नॉर्मल नहीं बोलेगा क्योंकि वो डिफॉल्ट आ गया है, ये वाला डिफॉल्ट मीन्स नॉर्मल आप सोचेंगे 115 BSC अभी आपका हो गया है डिफॉल्ट, उसको हम नॉर्मल सोचेंगे। तो ये जो नॉर्मल को क्या बोला है, अगर वो शिफ्ट करना चाहता है, ठीक है, शिफ्ट आउट करना चाहता है, कहाँ से शिफ्ट आउट, ये 115 BSC से अगर वो शिफ्ट आउट करना चाहता है तो वहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर जो भी पहले वाला था 2.5 लाख तक नील है, 5 लाख तक आपका 5%, 5 से 10 लाख तक 20%, उसके बाद जो 30% वो कब मिलेगा उसको, अगर वो शिफ्ट आउट करेगा, ठीक है, शिफ्ट आउट ऑप्शन है ये, मीन्स अगर ये डिफॉल्ट से अगर वो जाना चाहता है शिफ्ट आउट करके कहाँ पे रेगुलर को जाना चाहता है तो वहाँ पे ये वाला ऑप्शन उसके लिए अवेलेबल होगा, ठीक है, अगर वो शिफ्ट आउट करना चाहता है, ठीक है, अगर वो शिफ्ट आउट करना चाहता है एंड इसको वो रेगुलर बना दिया है, किसको 115 BS को रेगुलर बना दिया है। तो अगर रेगुलर बना दिया है तो उसके लिए ज़्यादा प्रोविजन आना चाहिए, तो प्रोविजन में और क्या डाल दिया है, तो यहाँ पे प्रोविजन में डाल दिया है, यहाँ पे ये कवर हो जाएगा किसके लिए, AOP के लिए कवर हो जाएगा, ठीक है, एंड BO
आई के लिए भी यहाँ पे वो कवरेज हो जाएगा। ठीक है, ये चारों के लिए यहाँ पे ये वाला स्कीम अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहले इसके ऊपर सरचार्ज नहीं मिलता था, बट अभी सरचार्ज उसके ऊपर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि रेगुलर बना दिया है तो सरचार्ज मिलेगा, सरचार्ज मिलेगा। एंड प्लस उसके लिए एक प्रोविजन लेके आया है, रिबेट भी उसको मिलेगा। ठीक है, रिबेट भी मिलेगा इसको, 115 बीएससी को रिबेट मिलेगा। ठीक है, 115 बीएससी अगर लेता है, क्योंकि 115 बीएससी बहुत सारा लोगों के लिए ये बेनिफिट लेता था। ठीक है, बहुत सारा जो छोटे छोटे टैक्स पेयर है ना, उनके लिए बहुत बेनिफिट लाता था। तो बेनिफिट कैसा लाता था, यहाँ पे जो स्मॉल यहाँ पे है, बहुत सारा स्मॉल स्लैब रेट है, तो इसलिए बेनिफिट लाता था बहुत सारा लोगों के लिए। तो यहाँ पे रिबेट भी मिलेगा। एंड यहाँ पे जो स्लैब रेट था 2.5 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 12.5 लाख, तो उसको भी चेंजेस कर दिया है। तो यहाँ पे क्या बना दिया है, 3 लाख तक नील है, 3 लाख तक नील है। उसके बाद 3 से 6 लाख तक यहाँ पे रहेगा 5%, 6 लाख से 9 लाख तक रहेगा यहाँ पे 10%, 9 लाख से 12 लाख तक रहेगा यहाँ पे 15%। ठीक है, उसके बाद 12 लाख से 15 लाख तक रहेगा 20%। उसके बाद 15 लाख से जो भी ज़्यादा रहेगा इनकम, वहाँ पे रहेगा 30%। तो यहाँ पे स्लैब रेट भी चेंज कर दिया है। ठीक है, स्लैब रेट भी चेंज कर दिया है। उसके बाद और कुछ जो मेनली स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में 50,000 का जो नहीं मिल रहा था पहले, ये ऑप्शन में अभी मिलेगा वो, और भी है। जैसे मिलता है एक हैंडीकैप को जो भी मिलता था डिडक्शन, और एक फैमिली पेंशन के लिए जो मिलता था अदर सोर्स में, उसको भी मिलेगा। हम आगे सब कुछ देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 115 BS को अभी डिफॉल्ट बना दिया है। बट अगर देखें यहाँ पे कंपनी में जो भी ऑप्शन था, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आया है, कंपनी के लिए कोई भी चेंजेस नहीं आया है। एंड कंपनी के लिए जो भी ये ऑप्शनल जो भी था, ये ऑप्शनल था, अभी भी वो ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल जो भी पहले था अभी भी है। एंड यहाँ पे भी ऑप्शनल है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, यहाँ भी ऑप्शनल है, कोई भी नया नहीं आया। बट यहाँ पे और एक नया वाला आया है 115 BAE, BAE नया वाला आया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, नया स्कीम आया है। जैसे यहाँ पे 115 BAB है, वैसे 115 BAE एक आया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। तो यह है पूरा आपका जो भी ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम आया था, तो उसके बारे में पूरा अमेंडमेंट क्या क्या आया है यहाँ पे। एंड ये जो आया है ना 115 BAC, तो ये हर जगह जो भी अफेक्ट करता था, जहाँ पे नहीं मिलता था, तो वो हर चैप्टर में इसका इफेक्शन आया है। ठीक है, ये हर चैप्टर में उसका देखेंगे, इसका इफेक्ट आया है। ठीक है, जहाँ पे भी वो इफेक्ट डालता था, तो वहाँ पे अमेंडमेंट हो जाएगा, क्योंकि 115 BS को अभी रेगुलर बना दिया है, तो वहाँ पे अफेक्ट डालेगा। तो हम पढ़ेंगे जब भी अमेंडमेंट होगा। एंड यहाँ पे अमेंडमेंट जो भी है वो ग्रीन में है। ठीक है, जहाँ पे भी ये इनकम टैक्स बुक या GST बुक में जहाँ पे भी अमेंडमेंट है वो ग्रीन में है, जिससे आपको भी आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे अमेंडमेंट आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल HUAF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो यहाँ पे AJP भी आ जाएगा। ठीक है, AJP आ जाएगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी आ जाएगा। यहाँ पे उनके लिए डिफॉल्ट बन गया है 115 BSC। एंड जो नॉर्मल तो नहीं बोलेंगे, शिफ्ट आउट ऑप्शन उसको बोलेंगे, जो भी नॉर्मल था पहले। ठीक है, एंड यहाँ पे टैक्स रेट भी चेंज हो गया है, स्लैब रेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी इंडिविजुअल HUAF, AOP अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़िए, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अलग से है, या BOI, AJP, उनके लिए वो कॉन्सेशनल जो भी टैक्स रेट देते थे 115 BSC में, तो उसको हम डिफॉल्ट बना देंगे। एंड द टैक्स रेट गिवन अंडर 115 BSC आर डिफॉल्ट टैक्स रेट, तो ये डिफॉल्ट टैक्स रेट रहेगा। ऑनलेस अगर ACC अगर यहाँ पे शिफ्ट आउट ऑप्शन अगर चूज करता है, मीन्स अगर वो रेगुलर में जाना चाहता है, तो वो रेगुलर को जा सकता है, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, रेगुलर को जा सकता है। उसके बाद है ऑल्टरनेटिवली दे कैन एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ शिफ्ट आउट, तो वो चाहे तो शिफ्ट आउट को कर सकता है, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम से शिफ्ट आउट ऑप्शन जा सकता है, मीन्स जो भी पहले था रेगुलर वाला वहाँ पे जा सकता है। एंड यहाँ पे वो पे करेगा अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजाइम, मीन्स जो भी रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से। इसको अभी ऑप्शनल बना दिया है, जो शिफ्ट आउट था ना वो अभी ऑप्शनल बन गया है। पहले ये वाला ऑप्शनल था, बट ये अभी ऑप्शनल बन गया है, क्योंकि टैक्स पेयर के लिए बेनिफिट ज़्यादा देता है 115 BSC, तो टैक्स पेयर तो 115 BSC लेगा ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 115 BSC क्या है। 115 BSC कुछ नहीं है, एक स्कीम है जहाँ पे कम टैक्स देना पड़ेगा, कोई भी इंडिविजुअल HUAF, AOP, BOI को कम टैक्स देना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं ये 115 BSC में क्या क्या टैक्स रेट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इनकम देखेंगे 3 लाख तक नील है, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक रहेगा 10%, 9 लाख से 12 लाख तक रहेगा 15%, 12 लाख से 15 लाख तक रहेगा 20%, 15 लाख से 30 जो भी ऊपर रहेगा 30% रहेगा। तो अगर यहाँ पे देखेंगे ना आपका ये जो ऑप्शन में अगर टैक्स देखेंगे, तो 15 लाख तक कितना देना पड़ेगा, तो 15 लाख तक यहाँ पे 1.5 लाख देना पड़ेगा कोई भी टैक्सेस। जब बड़ा क्वेश्चन हम करेंगे ना, तो शॉर्ट में आपको यहाँ पे 1.5 लाख डायरेक्ट लिख लेना पड़ेगा 15 लाख तक। उसके बाद ऊपर जो भी रहेगा 30% रहेगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे रिबेट भी मिल जाएगा, पहले नहीं मिलता था 115 BSC में, बट अभी मिल जाएगा रिबेट। एंड स्पेशल इनकम जो भी है, तो उसके ऊपर तो अलग सा टैक्स रेट है, तो उसके ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी सरचार्ज भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, पहले सरचार्ज नहीं मिलता था, यहाँ पे सरचार्ज भी एप्लीकेबल हो जाएगा इसके ऊपर 115 BSC के ऊपर।
उसके बाद कुछ इंसेंटिव या एग्जाम्शन या डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आप 115 बीएससी लेते हैं। जैसे लिव ट्रैवल कंसेशन नहीं मिलेगा, ये सैलरी में रहता है। हाउस रेंट अलाउंसेस ये सैलरी में डिडक्शन रहता है, नहीं मिलेगा। स्पेशल अलाउंसेस अदर देन दोज में भी प्रिस्क्राइब, तो स्पेशल अलाउंसेस मिलता है सैलरी में, नहीं मिलेगा। एमपी एमएलए को मिलता है जो भी डिडक्शन, वो नहीं मिलेगा अदर सोर्स में। एग्जाम्शन अवेलेबल इन केस ऑफ क्लब इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, तो माइनर चाइल्ड का इनकम जब क्लबिंग होता है तो वहाँ पे 1,500 का एक डिडक्शन मिलता है, वो नहीं मिलेगा अगर 115 बीएससी लेते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए 10AA के लिए एससीजेड के लिए जो मिलता था आपको नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो भी डिडक्शन मिलता है वो नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स के लिए जो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन बैंक जब करेंगे ना तो ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसका इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो हाउस प्रॉपर्टी में रहता है 2 लाख तक रहता है तो वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो वो नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा बट डेप्रिसिएशन मिलेगा। एंड ये जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है ना उसको हम देखेंगे, हम अच्छे से वहाँ पे आपके लिए डायग्राम बनाए हैं, कहाँ पे, आपका डिडक्शन चैप्टर में, ठीक है, डिडक्शन चैप्टर में। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस नहीं मिलेगा, बैकवर्ड एरिया में 32AD में नहीं मिलेगा, पीजीबीपी में मिलता है। टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट के लिए नहीं मिलेगा। साइट रिस्टोरेशन फंड के लिए नहीं मिलेगा। रिडक्शन फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए नहीं मिलेगा जो कि 35 वाला रहता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू स्पेसिफाइड बिजनेस है 35AD वाला नहीं मिलेगा, 14 बिजनेस रहता है, पीजीबीपी में नहीं मिलेगा डिडक्शन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। डिडक्शन 80C से लेकर 80U तक कुछ भी नहीं मिलेगा, 80C से लेकर 80U तक कुछ भी नहीं मिलेगा, डिडक्शन चैप्टर नहीं मिलेगा। बट 3 चीज़ मिलेगा। पहला है जो भी एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, तो वो मिलेगा 80CCD सबसेक्शन 2 में मिलेगा। उसके बाद इस बार नया है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ पे रहता है, अग्निपथ स्कीम 80CCH सबसेक्शन 2, वहाँ पे भी दो है, सबसेक्शन 2 वाला यहाँ पे मिल जाएगा। एक मिलेगा सेंट्रल जो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी एनपीएस को है, एंड दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अग्निपथ स्कीम, वो मिल जाएगा। एंड 80JJAA वो मिल जाएगा, एंड 80LA मिल जाएगा। तो ये चारों चीज़ मिल जाएगा, ठीक है, ये चारों चीज़ मिल जाएगा, उसको छोड़कर कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद है यहाँ पे टोटल इनकम कैलकुलेटेड विदाउट एडजस्टिंग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, कोई भी एडजस्ट नहीं होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन कुछ भी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अगर वो जो भी लॉस या एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर वो पर्टेनिंग टू डिडक्शन ऑफ द अफोरसेड सेक्शन, ये अफोरसेड सेक्शन ऊपर वाला सेक्शन के रिलेटेड अगर कोई भी लॉस होता है तो यहाँ पे वो सेटअप नहीं होगा, ठीक है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस या एडिशनल डेप्रिसिएशन ऊपर वाला जो भी डिडक्शन के रिलेटेड अगर होता है तो वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी लॉस होगा कहाँ का, हाउस प्रॉपर्टी का जो भी लॉस होगा वो सेटअप नहीं हो पाएगा अदर इनकम के साथ, वो सेटअप नहीं होगा, सेटअप नहीं होगा अदर इनकम के साथ, ओनली वो हाउस प्रॉपर्टी के साथ सेटअप होगा, अदर इनकम के साथ सेटअप नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मिल जाएगा डिडक्शन या कोई भी इंसेंटिव या एग्जिम्पशन यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिल जाएगा, डेली अलाउंसेस मिल जाएगा, कॉन्वेंस अलाउंसेस, ये सब सैलरी हेड में इतना यूज नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो भी स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए मिलता है, बट ये ज़्यादा यूज होता है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसको याद रखिए क्योंकि वो पहले नहीं मिलता था बट अभी मिल रहा है। एंड दूसरा फैमिली पेंशन के लिए ये आ जाता है आपका आईओएफएस में, वो भी मिल जाएगा, ठीक है, वो भी मिल जाएगा। तो ये दिनों वो दोनों अगर देखेंगे वो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखिए आप, एक फैमिली पेंशन वाला है एंड दूसरा है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये 50,000 वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, जो पहले नहीं मिलता था बट अभी मिल जाएगा। उसके बाद एक है ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स है, जो कि पहले नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलेगा, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, एंड उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है, उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। तो यहाँ पे टाइम लिमिट क्या रहेगा, अगर आप शिफ्ट आउट करना चाहते हैं, मीन्स आप ये जो डिफॉल्ट 115 बीएससी से अगर आप नॉर्मल, मीन्स अभी तो ऑप्शनल हो गया है, अगर ऑप्शनल को आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे टाइम लिमिट क्या रहेगा जाने के लिए। तो अगर यहाँ पे आरसीसी अगर कोई भी बिजनेस प्रोफेशन का इनकम नहीं है, मीन्स आरसीसी अगर बिजनेस नहीं चलाता है, इनकम नहीं है, तो वहाँ पे वो शिफ्ट आउट कर सकता है, ठीक है, शिफ्ट आउट कर सकता है या ऑप्ट आउट कर सकता है 115 बीएससी एलोंग विथ द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर ए प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर। तो ये रिटर्न जब फाइल करेगा तो वहाँ पे वो शिफ्ट आउट कर सकता है, ठीक है, शिफ्ट आउट कर सकता है। इन इफेक्ट सच एसेसी कैन चूज वेदर और नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट of the default tax regime in each financial year, जो भी previous year he may choose to pay tax under default tax regime 115 BSE in 1 year and exercise the option shift out regime in another year। तो यहाँ पे जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो वहाँ पे वो बोल सकता है कि मेरे को जाना पड़ेगा नॉर्मल को, या मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ कोई भी ईयर में, वो बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस ईयर अगर वो 115 BS में रहता है, वो बोलेगा नेक्स्ट ईयर में जाना चाहता हूँ नॉर्मल को जाना चाहता हूँ, मीन्स जो रेगुलर को जाना चाहता हूँ, तो जा सकता है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। बट वो रिटर्न जब फाइल करेगा तो वहाँ पे बताएगा, क्योंकि उसका बिजनेस इनकम नहीं है तो दिक्कत वाला बात नहीं है। बट अगर बिजनेस इनकम होगा तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे थोड़ा उसके लिए स्ट्रिक्ट बन जाएगा लॉ। तो यहाँ पे सच एसेसी ऑप्शन टू शिफ्ट आउट या ऑप्शन आउट जो भी डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम 115 BSE ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ
139 सबसेक्शन 1 मीन्स रिटर्न जब फाइल करेगा उसका ड्यू डेट से पहले उसको बताना पड़ेगा, ड्यू डेट से पहले उसको या ड्यू डेट के दिन वन सच ऑप्शन अगर वो एक्सरसाइज कर देता है तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा सब्सिक्वेंट ईयर के लिए। जैसे ऊपर वाला था कि वो एक साल में उसको अडॉप्ट करके नेक्स्ट ईयर को चेंज कर पाता था, बट यहाँ पे नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे उसको अप्लाई करना पड़ेगा सब्सिक्वेंट ईयर के लिए, ठीक है। बट ये एबल हो जाएगा विड्रॉ करने के लिए ऑप्शन ओनली वंस, वंस वो विड्रॉ कर सकता है, ठीक है, वंस वो विड्रॉ कर सकता है, उसके बाद वो विड्रॉ नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल वो अभी 115 बीएससी लेता है, उसके बाद उसको वो नेक्स्ट ईयर चेंज कर देता है नॉर्मल को रेगुलर को, वो रेगुलर को चेंज कर देता है, उसके बाद वो रेगुलर से नहीं जा पाएगा, ठीक है, रेगुलर को नहीं जा पाएगा। 115 BSc फॉर ए प्रीवियस ईयर अदर देन द ईयर इन विच एक्सरसाइज, तो वो चेंज कर सकता है जिस ईयर में 115 BSc लिया है उस साल नहीं चेंज कर पाएगा, उसका नेक्स्ट ईयर चेंज कर सकता है, उसके बाद वो दोबारा नहीं चेंज कर पाएगा। देयर आफ्टर सच पर्सन वो नेवर भी एलिजिबल हो पाएगा एक्सरसाइज करने के लिए ऑप्शन, ठीक है, एक्सेप्ट वेयर सच पर्सन अगर वो बिजनेस बंद कर देता है, मीन्स उसका बिजनेस इनकम अगर नहीं होगा तो वहाँ पे तो वो चूज कर सकता है, ठीक है, अगर बिजनेस इनकम नहीं होगा तो वहाँ पे वो चूज कर सकता है। तो अमेंडमेंट जहाँ पे ग्रीन में है तो वो अमेंडमेंट है, ठीक है। जैसे इस बार से एक नया आया है स्कीम सीजी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ऑग्निफस स्कीम, ठीक है, तो जो भी ग्रीन में लिखा हुआ है तो वो अमेंडमेंट है। उसका टैक्स रेट क्या है, प्रेस्क्राइब बाय द एनुअल रेट, तो जो भी हम एनुअल रेट का जो भी टैक्स रेट है तो देखेंगे पुराना वाला टैक्स रेट क्या रहेगा, ठीक है। तो स्लैब रेट फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए क्या रहेगा, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई एजेपी के लिए क्या रहेगा, अगर वो शिफ्ट आउट ऑप्शन चूज करते हैं, ठीक है, जो रेगुलर था शिफ्ट आउट ऑप्शन अगर वो चूज करेंगे मीन्स 115 बीएससी अगर नहीं लेंगे तो उनके लिए क्या रहेगा, तो उनके लिए वही रहेगा इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल एक्सेप्ट ये दोनों पॉइंट को छोड़कर एक्सेप्ट जो भी इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई, तो ये दोनों ऑप्शन कौन है, यहाँ पे सीनियर सिटीजन है एंड यहाँ पे सुपर सीनियर सिटीजन है या वेरी सीनियर सिटीजन है। तो जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उनके लिए 2.5 लाख तक नील रहेगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक रहेगा 20%, 10 लाख के जो भी एबव रहेगा तो उसके लिए 30%, ये आपके जैसे हमारे जैसे लोग के लिए जो कि 60 ईयर से कम है उनके लिए रहेगा। बट अगर कोई भी इंडिविजुअल ओनली यहाँ पे इंडिविजुअल लगेगा, यहाँ पे ओनली वो इंडिविजुअल होना चाहिए एंड वो रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, तभी उसका अगर एज होगा 60 ईयर से ज़्यादा, एज अगर 60 ईयर से ज़्यादा होगा तो उनको एंड 80 ईयर से कम होना चाहिए, अगर 80 ईयर हो जाएगा तो यहाँ पे तो ये वाला ऑप्शन में आ जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वो 60 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए, 80 ईयर से कम होना चाहिए, ठीक है, 60 ईयर से टू 80 ईयर में होना चाहिए यहाँ पे उनका एज। तो वहाँ पे जो पहला 2.5 लाख तक था ना तो यहाँ पे उनके लिए आ जाएगा 3 लाख तक नील बन जाएगा, ठीक है। ये जो 2.5 लाख 3 लाख है उसको बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ठीक है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ये टर्मिनोलॉजी यूज होता है, इसको बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, इसको बोलते हैं, ठीक है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इसको बोलते हैं। ये जो 2.5 लाख या 3 लाख को बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट BEL उसको बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जहाँ पे उसको टैक्स नहीं देना पड़ता है। उसके बाद अगर 3 लाख से अगर 5 लाख तक होगा तो वहाँ 5%, 5 लाख से 10 लाख तक अगर होगा तो वहाँ 20%, या जो भी एभव रहेगा उसके लिए 30% रहेगा। उसके बाद अगर कोई भी एज 80 ईयर से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे डायरेक्ट 5 लाख तक नहीं ले, डायरेक्ट 5 लाख तक नहीं ले, उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक 20% रहेगा एंड 10 लाख से जो भी एभव रहेगा 30%। तो हम चलो एक एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे बता देंगे कैसे कैलकुलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल एक से इसका एज अगर होगा 45 ईयर्स, ठीक है, 45 ईयर्स अगर होगा तो कैसे हम कंप्यूट करेंगे टैक्स। फॉर एग्जाम्पल उसका टोटल इनकम को हम देखते हैं 15 लाख है उसका टोटल इनकम है यहाँ पे, ठीक है, 15 लाख है उसका टोटल इनकम, तो हम 2.5 लाख तक नील लेंगे तो 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक, 2.5 लाख से 5 लाख तक जो भी रहेगा, जो 2.5 लाख से 5 लाख तक जो 2.5 लाख रहता है उसके ऊपर 5%, तो कैलकुलेटर में आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 2.5 लाख आप कैलकुलेशन में रखिए, उसके ऊपर डायरेक्टली 5% कैलकुलेशन कर लीजिए जो कि 12,500 रहेगा। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक जो भी रहेगा उसके ऊपर रहेगा 20%, तो कैलकुलेटर में ये जो रिमेनिंग 5 लाख है, 5 लाख से 10 लाख तक 5 लाख है उसके ऊपर 20%, तो ये रहेगा कैलकुलेटर में अगर रखेंगे 5 लाख मल्टीप्लाई हो जाएगा 20%, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। उसके बाद जो भी रिमेनिंग है 10 लाख से लेकर 15 लाख तक है, जो रिमेनिंग 5 लाख है उसके ऊपर रहेगा 30%, तो यहाँ पे आ जाएगा 30% है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.5 लाख आ जाएगा, ठीक है, ये 1.5 लाख आ जाएगा। तो ये अगर मिलाएंगे ये आ जाएगा 2,62,500, 2,62,500 है, इसके ऊपर ऐड हो जाएगा आपका जो भी 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम हेल्थ एंड एजुकेशन से अभी तक नहीं पढ़े हैं, आगे जाकर पढ़ेंगे। ये ऐसे ही आपका पहला स्लैब रेट यूज होता है। उसके बाद अगर देखें सीनियर सिटीजन के लिए कैसे यूज होगा, तो यहाँ पे जो 2.5 लाख था यहाँ पे 3 लाख तक हो जाएगा, ठीक है, 3 लाख हो जाएगा, तो 3 लाख तक नील है, तो यहाँ पे रिमेनिंग जो 3 लाख से लेकर 5 लाख है तो वहाँ पे लगेगा 10,000, ठीक है, तो यहाँ पे 12,500 की जगह 10,000 हो जाएगा एंड टोटल अगर करेंगे तो वहाँ यहाँ पे हो जाएगा 2,60,000 हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे ये वाला आ जाएगा सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन अगर हो जाएगा तो वहाँ पे 5 लाख तक नील रहेगा। तो 5 लाख तक अगर नील रहेगा तो यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आ जाएगा 5 लाख। तो हम ग्रीन कलर ले आते हैं, 5 लाख रहेगा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। तो यहाँ पे ये वाला तो इसके लिए यूज ही नहीं होगा सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। ओनली ये 5 लाख से 10 लाख तक 20% जो कि है 1 लाख, एंड 10 लाख से 15 लाख तक 1.5 लाख है। तो यहाँ पे रहेगा वेरी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के लिए रहेगा 2.5 लाख रहेगा। तो इससे ही कंप्यूट होता है आपका टैक्स। ठीक है, इससे ही टैक्स कंप्यूट होता है। जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक देखेंगे अगर एक आपको सर्चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, सर्चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सर्चार्ज के लिए भी यहाँ पे थोड़ा हम याद करा देते हैं। अगर आप पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं डोंट वरी, हम आपको समझा देते हैं। तो सर्चार्ज क्या है? तो सर्चार्ज एक एडिशनल टैक्स जो कि टैक्स के ऊपर लगता है। तो जो हम टैक्स अभी कैलकुलेशन करके आए हैं जो कि आपका 2.62.5,000 है या 2,60,000 है या 2,50,000 जो टैक्स कैलकुलेशन करके आए हैं उसके ऊपर सरचार्ज लगता है। बट यहाँ पे सरचार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि सरचार्ज कब लगता है? अगर वो 50 लाख से ज़्यादा होगा तभी सरचार्ज लगेगा। 50 लाख से अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे सरचार्ज लगेगा। ठीक है, बट उससे पहले हम थोड़ा बता देते हैं। यहाँ पे आपका सरचार्ज के लिए, ओनली सरचार्ज के लिए आपका सरचार्ज जो भी इनकम अगर हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन करके आए हैं ना, ये इनकम के ऊपर ऐड होगा सरचार्ज। ठीक है, ये जो इनकम के ऊपर सरचार्ज ऐड होगा, ये जो 2,60,000 2,62,000 उसके ऊपर सरचार्ज ऐड होगा। हम इसका जो भी ऑर्डर हम बाद में बता देंगे, या हम यहाँ पे बता देते हैं ऑर्डर क्या रहेगा, ये सरचार्ज का ऑर्डर क्या रहेगा। तो पहले जो भी टैक्स है वो टैक्स रहेगा। उसके बाद अगर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा तो सरचार्ज वहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई मार्जिनल रिलीफ रहता है तो उसको हमको डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ को हमको डिडक्ट करना पड़ता है, या अगर कोई भी रिबेट मिलेगा उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बट ये सरचार्ज अगर लगता है, रिबेट मेनली मिलता है अगर 5 लाख या 7 लाख से कम रहेगा तो वहाँ पे रिबेट मिलता है, आगे जाकर देखेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे जो कि रहता है 4%। तो यहाँ पे ये वाला कंपलसरी है, बट ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तभी ये तीनों लगेगा, ये कंडीशनल है। बट आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% हमेशा कंपलसरी रहता है। ठीक है, तो ये सरचार्ज लगेगा मेनली 50 लाख से अगर इनकम होगा तो वहाँ पे सरचार्ज लगेगा। एंड मार्जिनल रिलीफ अगर सरचार्ज लगता है तो वहाँ पे देखना पड़ेगा मार्जिनल रिलीफ लगेगा या नहीं लगेगा। बट रिबेट आपका लगता है अगर 5 लाख या 7 लाख से कम होगा तो वहाँ पे रिबेट लगेगा अगर इनकम कम होगा 5 लाख या 7 लाख से। ठीक है, तो सरचार्ज के लिए हमको देखना पड़ेगा जो आपका इनकम है ना वो 2 टाइप्स का है। ठीक है, जो इनकम है ना वो आपका 2 टाइप्स बन जाएगा। तो कुछ स्पेशल इनकम है एंड कुछ नॉर्मल इनकम है। तो स्पेशल इनकम कुछ है एंड कुछ नॉर्मल इनकम है, कुछ नॉर्मल इनकम है। तो स्पेशल इनकम अगर देखें, 4 इनकम को हम स्पेशल इनकम बोलेंगे। पहला है डिविडेंड है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका कैपिटल गेन में 3 इनकम देखेंगे। तो कैपिटल गेन में कुछ इनकम वो सेक्शन नंबर 112 में कवर होता है और कुछ सेक्शन नंबर 111 में कवर होता है एंड और कुछ इनकम 112 में कवर होता है। तो ये चारों इनकम को हम बोलेंगे स्पेशल इनकम। उसको छोड़कर जो अदर इनकम है उसको हम बोलेंगे नॉर्मल इनकम। ठीक है, नॉर्मल इनकम, अदर जो भी इनकम है उसको बोलेंगे नॉर्मल इनकम। तो यहाँ पे ये डिफरेंस थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो 4 इनकम को बोलेंगे स्पेशल इनकम एंड नॉर्मल इनकम, अदर इनकम को बोलेंगे नॉर्मल इनकम। तो यहाँ पे सरचार्ज कैसे लगता है? तो सरचार्ज आपका अगर 50 लाख से ज़्यादा होगा अप टू 1 करोड़ तक तो वहाँ पे सरचार्ज रहेगा। हम ये दोनों के लिए ये है। ठीक है, ये दोनों के लिए है। तो यहाँ पे सरचार्ज 50 लाख से ज़्यादा होगा, 50 लाख से, बट इनकम आपका देखना पड़ेगा। टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगेगा 10%, बट इनकम को आपको देखना पड़ेगा। इनकम अगर टोटल इनकम अगर 50 लाख से ज़्यादा है बट 1 करोड़ से कम है तो वहाँ पे 10% लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर 1 करोड़ से ज़्यादा होगा बट आपका 2 करोड़ से कम होगा तो वहाँ पे 15% लगेगा सरचार्ज। ये टैक्स के ऊपर लगेगा, बट इसको लगने के लिए हमको देखना पड़ेगा, इनकम को देखना पड़ेगा। ठीक है, लगने के लिए इनकम को, बट लगेगा टैक्स के ऊपर। ठीक है, इनकम अलग है, टैक्स अलग है। इनकम मीन्स जो टोटल हम इनकम कैलकुलेशन करेंगे उसको इनकम बोलेंगे, बट टैक्स जो भी हम अभी परसेंटेज में हिसाब किए हैं, जो कि इनकम यहाँ पे अगर देखें हम कैलकुलेशन किए हैं 15 लाख है तो 15 लाख को हम इनकम बोलेंगे, बट 15 लाख के ऊपर ये जो टैक्सेस कैलकुलेशन किए हैं उसके ऊपर लगेगा सरचार्ज। ठीक है, ये अलग चीज़ है। तो यहाँ 15% लगेगा। उसके बाद अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है बट 5 करोड़ से कम है तो वहाँ पे लगेगा सरचार्ज। कितना लगेगा? 25% लगेगा सरचार्ज। उसके बाद अगर 5 करोड़ से ज़्यादा होगा आपका इनकम तो वहाँ पे लगेगा 37% लगेगा सरचार्ज। ठीक है, ये चारों स्लैब रेट में सरचार्ज लगता है। बट यहाँ पे जो डिफरेंस है, हम क्यों यहाँ पे डिफरेंस बनाए हैं, ये जो स्पेशल इनकम एंड नॉर्मल इनकम क्यों बनाए हैं, क्योंकि स्पेशल इनकम में आपका मैक्सिमम 15% तक लगेगा। ठीक है, 15% तक मैक्सिमम लगेगा ये जो
सरचार्ज मैक्सिमम 15% लगेगा। जो अदर इनकम है उसके ऊपर 10%, 15%, 25%, 37% तक लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपका इनकम 10 करोड़ है तो भी आपके ऊपर स्पेशल इनकम अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो भी 15% लगेगा। मैक्सिमम स्पेशल इनकम के ऊपर ये जो चारों इनकम क्वेश्चन में दिया होगा कि ये स्पेशल इनकम है तो वहाँ पे 15% लगेगा मैक्सिमम, जो भी है इनकम। अगर कम है तो 10% लग सकता है, बट मैक्सिमम 15% लगेगा। बट अदर इनकम जो भी है उसके लिए ये चारों स्लैब रेट लगेगा, ठीक है, चारों स्लैब रेट लगेगा। अदर इनकम के लिए ये चारों स्लैब रेट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है एक्चुअली फंडा है, ठीक है। उसके बाद और एक नया यहाँ पे मसाला लेके क्या आया है, 115 बीएससी। तो 115 बीएससी अगर कोई लेता है ना तो वहाँ पे भी एक नया चीज़ वो डाला है। वो नया चीज़ क्या डाला है कि ये वाला स्लैब रेट काट दिया है 115 बीएससी में, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। तो 115 बीएससी अगर कोई चूज करता है ना तो वहाँ पे 10%, 15%, 25% लगेगा फॉर अदर इनकम के लिए। एंड स्पेशल इनकम के लिए 15% या 10% लगेगा, ठीक है, 15% या 10% लगेगा अदर इन जो स्पेशल इनकम के लिए। बट अदर इनकम के लिए 10%, 15%, 25% तक, बट 37% नहीं लगेगा, ठीक है, 37% नहीं लगेगा। इस बार से नया आया है तो यहाँ पे वही बताया है, अगर कोई भी टोटल इनकम है इंक्लूडिंग जो भी स्पेशल इनकम है या नॉर्मल इनकम है वो अगर 50 लाख से ज़्यादा है बट 1 करोड़ से कम है तो वहाँ पे 10% ऑफ इनकम टैक्स लगेगा यहाँ पे सरचार्ज। उसके बाद अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है बट 2 करोड़ से कम है, या टोटल इनकम अगर वो अगर ओनली स्पेशल इनकम वाला है वो अगर 2 करोड़ से ज़्यादा होगा तो भी वहाँ पे 15% लगेगा। उसके बाद अगर जो अदर इनकम है एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम को छोड़कर जो अदर इनकम है अगर वो 2 करोड़ से ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे 25% लगेगा, बट 15% हमेशा लगेगा स्पेशल इनकम के ऊपर। ये है आपका 115 बीएससी अगर कोई भी चूज करता है, 115 बीएससी अगर कोई भी चूज करता है। उसके बाद अगर वो रेगुलर जो भी था शिफ्ट आउट ऑप्शन अगर कोई भी चूज करता है तो वहाँ पे वही है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा डाला है कि अगर कोई भी 5 करोड़ से ज़्यादा है तो वहाँ पे 37% लगेगा। एंड अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ से कम है तो वहाँ पे 25% लगेगा, बट हमेशा स्पेशल इनकम के ऊपर 15% लगेगा, ठीक है, स्पेशल इनकम के ऊपर 15% लगेगा। एंड ये कब लगता है, अगर वो 50 लाख से ज़्यादा होगा, 50 लाख से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लगेगा 10%, 1 करोड़ से अगर कम होगा इनकम, पर लगेगा टैक्स के ऊपर। वैसे टोटल इनकम यहाँ पे दोनों मिलकर, क्योंकि 15% तक कोई भी यहाँ पे आप अगर देखें 15% तक कोई भी यहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं पता चलेगा, क्योंकि 15% तक कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। तो 15% के ऊपर जब जाता है ना तो वहाँ पे आपको सेग्रीगेशन करना पड़ता है कि हाँ यहाँ पे स्पेशल इनकम कौन सा है एंड नॉर्मल इनकम कौन सा है, क्योंकि स्पेशल इनकम के ऊपर मैक्सिमम 15% लगेगा एंड जो रेगुलर इनकम है तो उसके ऊपर मैक्सिमम लग सकता है अगर 115 बी एस 25% तक, अगर वो रेगुलर है तो वहाँ पे 37% तक लग सकता है। तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एओपी है, उसका अगर ओनली कंपनी है मेंबर है तो वहाँ पे असेसमेंट ईयर 23-24 से पिछले साल से आया है कि मैक्सिमम 15% लगेगा, ठीक है, ये दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो यही है। उसके बाद एक है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि हर सिचुएशन में लगता है एंड ये पहले 3% था, बट ये असेसमेंट ईयर 1920 से वो हो गया है 4%। ये हर सिचुएशन में लगेगा, अगर आपका इनकम पॉजिटिव में है तो लगेगा, अगर जीरो या नेगेटिव है तो वहाँ पे नहीं लगेगा। इनकम नहीं है, टैक्स अगर पॉजिटिव में है तो वहाँ पे लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन आया है कि ये जो सीनियर सिटीजन, ठीक है, यहाँ पे पूरा तो हम थोड़ा इरेज कर देते हैं तो आपके लिए थोड़ा ईजी होगा समझने के लिए, ठीक है, थोड़ा इरेज कर देते हैं क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो ऐसे हो जाता है, समझाते हैं वहीं पे तो इसलिए ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें कोई भी इंडिविजुअल का अगर 60 ईयर से ज़्यादा होता है उसको सीनियर सिटीजन बोलेंगे, या 80 ईयर से अगर ज़्यादा होगा तो उसको सुपर सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको 5 लाख तक नील हो जाएगा अगर वेरी सीनियर सिटीजन है, या सुपर सीनियर सिटीजन अगर होगा तो वहाँ पे 3 लाख तक नील होता है। तो ये है जो इसके ऊपर आया है, ये जो क्लैरिफिकेशन पहले से आया है इस बार नहीं आया है। तो ये जो क्लैरिफिकेशन बोल रहा है अगर कोई भी पर्सन को अगर 60 ईयर से ज़्यादा होगा या 80 ईयर से ज़्यादा होगा तभी जाकर उसको बेसिक एग्जामेशन लिमिट जो भी 3 लाख है या 5 लाख का हायर बेसिक एग्जामेशन लिमिट मिलेगा, अगर उसका ईयर्स जो भी एज है 60 ईयर या 80 ईयर होगा। एंड ये कब तक होना चाहिए, तो इस साल तक होना चाहिए, ठीक है, इस साल तक होना चाहिए जो कि है 31 मार्च 2024 तक होना चाहिए। अगर 31 मार्च 2024 तक अगर उसको हो जाता है 60 ईयर या 80 ईयर तभी उसको मिलेगा ये जो हायर बेसिक एग्जामेशन लिमिट 3 लाख या 5 लाख मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन को उसका नेक्स्ट डे अगर उसका बर्थडे आता है मीन्स 1 अप्रैल 2024 को अगर उसको 60 ईयर या 80th बर्थडे अगर होता है, एक दिन के लिए उसका क्या गलती है, वो एक दिन बाद में जो भी बांट लिया है तो वो उसका दिक्कत हो सकता है क्या, तो इसलिए गवर्नमेंट बोला है कि एक दिन अगर होगा तो उसको माफ़ कर देंगे। अगर किसी का बर्थडे अगर नेक्स्ट डे होता है जो कि 31 मार्च 2024 होना चाहिए था, बट अगर उसका बर्थडे 1 अप्रैल 2024 में होता है तो वहाँ पे उसको माफ़ कर देंगे एंड मानेंगे जैसे उसको 60 ईयर हो जाता है एंड 80 ईयर हो जाता है तो उसको हायर बेसिक एग्जामेशन लिमिट 3 लाख 5 लाख मिल जाएगा, ठीक है, 3 लाख 5 लाख मिल जाएगा। तो ऐसे तो टाइम ज़्यादा नहीं मिल रहा है, हम रेगुलर क्लास में बहुत ज़्यादा समझाते हैं, ठीक है, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं थोड़ा आपको समझना
आना चाहिए, ठीक है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अटेनिंग प्रेस्क्राइब एज 60 ईयर या 80 ईयर्स ऑन 31 मार्च होना चाहिए। बट अगर वो नेक्स्ट डे होता है, 1 अप्रैल को होता है, तो उसको हम मानेंगे जैसे 60 ईयर 80 ईयर हो जाता है। जैसे कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल का अगर 68 या 80th बर्थडे अगर वो 1 अप्रैल 2024 में आता है, तो उसको हम ट्रीट करेंगे जैसे वो 60 ईयर 80 ईयर हो गया है 31 मार्च 2024 में। तो उसका एज जो भी वो 60 ईयर या 80 ईयर मानेंगे एंड उसको हायर बेसिक एग्जामिशन लिमिट 3 लाख 5 लाख मिल जाएगा हम 23-24 से, ठीक है। उसको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चलो चलते हैं मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मार्जिनल रिलीफ क्या है? तो मार्जिनल रिलीफ को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जहां पे आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो एक टैक्स पेयर है जिसका नाम है एक्स एंड दूसरा टैक्स पेयर है वाई। तो जो पहला टैक्स पेयर है उसका इनकम है 50 लाख एंड दूसरा टैक्स पेयर उसका इनकम है 51 लाख वाई का, ठीक है। अगर इसके ऊपर टैक्स हम कैलकुलेशन करेंगे, हम डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लेते हैं जो भी रेगुलर बेसिस में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसका टैक्स अगर देखेंगे तो टैक्स डायरेक्टली एंड आप इंक्लूड नहीं करेंगे हम जो भी आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो उसका टैक्सेस है 13,12,500, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सरचार्ज ऐड करेंगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि 50 लाख से अगर एक भी रुपया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे सरचार्ज लगता है। अगर एग्जैक्टली 50 लाख लगेगा तो वहाँ पे कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा 10% का, ठीक है। तो यहाँ पे नील रहेगा, तो यहाँ पे उसका जो भी सरचार्ज को इंक्लूड करने के बाद वो बन जाएगा 13,12,500। सिमिलर वाई का देखेंगे तो वाई का है 51 लाख। तो 51 लाख के ऊपर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, हम डायरेक्टली कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बन जाएगा 13,42,500। उसके बाद सरचार्ज अगर ऐड करेंगे, यहाँ पे 10% रहता है सरचार्ज, ठीक है। तो 10% रहता है सरचार्ज जो कि है 1,34,250 रुपीज़। उसके बाद अगर ऐड करेंगे दोनों को तो ये बन जाएगा 14,76,750 रुपीज़। एंड ये जो टैक्स कैलकुलेशन किए हैं हम स्लैब रेट में किए हैं, जो कि 2.5 लाख तक नीले, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, उसके बाद है 30%, वो स्लैब रेट में हम कैलकुलेशन किए हैं। बट यहाँ पे जो दिक्कत का बात है, ओनली इसका जो वाई का इनकम है ना, ओनली 1 लाख ज़्यादा है, ठीक है। ओनली यहाँ पे 1 लाख उसका इनकम ज़्यादा है। बट अगर देखें टैक्स कितना ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है टैक्सेस का, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1,64,250। तो यहाँ पे रियल हार्डशिप हो रहा है क्योंकि उसका इनकम 1 ही लाख ज़्यादा है, बट उसका टैक्स अगर देखें 1,64,250 रुपीज़ ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे रियल हार्डशिप हो रहा है आरसीसी के साथ, वाई के साथ, ठीक है। तो इसलिए ये मेनली क्यों लगता है सरचार्ज, ये जो 10% सरचार्ज के लिए यहाँ पे ये जो डिफरेंस आया है, ठीक है, ओनली ये सरचार्ज की वजह से आया है ये जो डिफरेंस ज़्यादातर। नहीं तो यहाँ पे जो टैक्स अगर देखें ये ओनली 30,000 ज़्यादा आया है, वो तो नॉर्मल है। बट यहाँ पे जो सरचार्ज 10% लगा है ना, तो उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो उसको दूर करने के लिए मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आया है। तो मार्जिनल रिलीफ क्या बोल रहा है कि अगर आपका इनकम 1 लाख बढ़ा है तो आप मैक्सिमम टैक्स भी 1 लाख बढ़ाइए, ठीक है। मैक्सिमम टैक्स 1 लाख बढ़ाइए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाइए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आपका टैक्स बढ़ रहा है 1,64,250 रुपीज़, बट इनकम बढ़ रहा है 1 लाख। तो जो भी इनकम जितना है उतना टैक्स बढ़ाइए एंड बैलेंस जो भी ज़्यादा बढ़ा रहा है मीन्स 100% तक आप टैक्स दे दीजिए। बट जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग 64,250 रुपीज़, तो इसको आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। ये जो 64,250 रुपीज़ ये दोनों का डिफरेंस है ना, तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा एंड ये डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 64,250 यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। तो अगर डिडक्ट देखेंगे तो कितना यहाँ पे आ रहा है 14,76,750 माइनस 64,250, तो यहाँ पे आ रहा है 14,12,500। उसके साथ हम यहाँ पे मार्जिन हेल्थ एंड एजुकेशन से अगर ऐड करेंगे तो ये हो रहा है 56,500 है एंड ऐड कर देंगे तो यहाँ पे फाइनल उसको टैक्स देना पड़ेगा 14,69,000, ठीक है। तो इतना उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ अगर नहीं मिलता तो उसको ज़्यादा 15 लाख तक उसको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो मार्जिनल रिलीफ मेनली कब कब लगता है, जो भी अगर देखें सरचार्ज लिमिट उससे अगर ज़्यादा इनकम आएगा तो वहाँ पे आप मार्जिनल रिलीफ आपको देखना पड़ेगा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे सरचार्ज का लिमिट है 50 लाख एक लिमिट है, 1 करोड़ एक लिमिट है, 2 करोड़ एक लिमिट है, 5 करोड़ एक लिमिट है एंड कंपनी के लिए
10 करोड़ एक लिमिट है, ठीक है। कंपनीज एंड अदर एसेट्स के लिए 10 करोड़ एक लिमिट है। इससे अगर थोड़ा ज़्यादा अगर इनकम दिया होगा तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली नहीं बताता है बट आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आपको पता होगा तभी आप कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि जो आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, जो केस स्टडी बेस्ड, तो वहाँ पे ऐसे ही मार्जिनल रिलीफ पूछ लेता है, बट नहीं पूछता है कि मार्जिनल रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत है, इसका 51 लाख है, ऐसे 1 लाख या 2 लाख के अंदर या 3 लाख के अंदर आ जाता है जो भी ज़्यादा इनकम, तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मार्जिनल रिलीफ क्वेश्चन में दिया हो या नहीं दिया हो तो भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे 51 लाख दिया होगा या 1 करोड़ 1 लाख या 2 लाख दिया होगा, 2 करोड़ 1 लाख या 2 लाख या 2 करोड़ 250 लाख, 2,50,000 ऐसे कुछ दिया होगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्जिनल रिलीफ ऑल एसएससी के ऊपर मिलता है अगर द एडिशनल इनकम टैक्स अगर पेबल होता है इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ शुड नॉट बी मोर देन द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एप्लीकेबल होगा ऑल एसएससी के लिए, एंड यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत दिया होगा 1 करोड़ से ज़्यादा है या 50 लाख से ज़्यादा है, ये ऑल लेवल के लिए लगता है, नहीं है कि ओनली 1 करोड़ के लिए लगेगा। पहले वो 1 करोड़ के लिए दिया है, बट यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल हो जाता है ऑल लेवल के लिए, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो स्टेप क्या रहेगा, तो मार्जिनल रिलीफ जो भी टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज कैलकुलेशन करेंगे, उसमें से टोटल इनकम -1 करोड़ प्लस टैक्स ऑन 1 करोड़ इंक्लूडिंग सरचार्ज, ये 1 करोड़ को बेस लेकर यहाँ पे बताया है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाया हूँ, ऐसे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एंड टैक्स कितना पेबल होगा, तो जो भी टैक्स पेबल है माइनस हो जाएगा मार्जिनल रिलीफ, उसके बाद ऐड हो जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो आपका मार्जिनल रिलीफ डिडक्ट होने के बाद टैक्स पेबल कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके बाद है राउंडिंग ऑफ इनकम होगा एंड राउंडिंग ऑफ टैक्सेस होगा। तो राउंडिंग ऑफ कैसे होगा, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, जैसे यहाँ पे अगर आपका आता है 5, 6, 7, 8, 9, तो वहाँ पे आपको नेक्स्ट वाला 10 लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आपका 4, 3, 2, 1 अगर आता है तो वहाँ पे आपको प्रीवियस वाला मीन्स जीरो तो नहीं है, जो भी होगा उसका प्रीवियस वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये राउंडिंग ऑफ टैक्सेस होता है एंड राउंडिंग ऑफ आपका इनकम भी होता है, ठीक है। हो गया। उसके बाद हम रिबेट देखें तो रिबेट भी यहाँ पे नया आया है, रिबेट 87A में रिबेट आया है। तो पहले रिबेट था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो अगर रेसिडेंट है, ठीक है, इंडिविजुअल रेसिडेंट है एंड उसका अगर इनकम 5 लाख से कम है तो उसको रिबेट मिलेगा। रिबेट कितना मिलेगा, 100% टैक्स पेबल और 12,500 व्हिच एवर इज लेस, ठीक है। 12,500 और 100% व्हिच एवर इज लोअर, वो पुराना वाला था। एंड ये रिबेट अवेलेबल हो जाएगा बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होने से पहले रिबेट को लेस करना पड़ेगा, ठीक है, ये रिबेट है। बट इस बार 115 बीएससी के लिए क्योंकि वो डिफॉल्ट बन गया है तो 115 बीएससी के लिए भी रिबेट मिलेगा। बट 115 बीएससी में क्या चेंजेस आया है, तो 115 बीएससी में जो भी रेसिडेंट था इंडिविजुअल था सेम है, बट जो डिफरेंस है यहाँ पे 7 लाख से कम होना चाहिए। प्रीवियस जो भी था रेगुलर के लिए 5 लाख से कम होना चाहिए टोटल इनकम, बट यहाँ पे 7 लाख से कम होना चाहिए टोटल इनकम। एंड दूसरा चीज़ यहाँ पे रिबेट मिलेगा 100% और 25,000, पहले था 12,500 बट यहाँ पे 25,000 तक रिबेट मिल जाएगा, जो कि रियल में बहुत बेनिफिट देता है टैक्स पेयर को, क्योंकि मैक्सिमम टैक्स पेयर का यहाँ पे आ जाता है ये 25,000 के अंदर आ जाता है, तो इसलिए आपको 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया है इंडिविजुअल के लिए। उसके बाद हम अदर जो भी एसएससी है उनके लिए देखेंगे टैक्स रेट क्या रहेगा एंड सरचार्ज क्या रहेगा अदर कैटेगरी के लिए। जैसे फार्म एंड एलएलबी का क्या रहेगा, तो फार्म एंड एलएलबी के लिए डायरेक्टली टैक्स रेट हम डालेंगे 30% टैक्स रेट डालेंगे एंड सरचार्ज लगेगा अगर उसका टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो डायरेक्टली 12% सरचार्ज लग जाएगा, ठीक है। वैसे लोकल अथॉरिटी का भी सेम रहता है, 30% लगेगा टैक्स रेट। अगर उसका जो भी इनकम टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो 12% डायरेक्ट लग जाएगा सरचार्ज एंड वो टैक्स के ऊपर लगता है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का फर्स्ट 10,000 के ऊपर 10%, उसके बाद नेक्स्ट जो 10,000 जो कि है 10,000 से 20,000 तक 20% लगेगा, जो भी बैलेंस रहेगा उसके ऊपर 30% लगेगा, ये जो टैक्स लगेगा। एंड सरचार्ज यहाँ पे 1 करोड़ से अगर ज़्यादा होगा टोटल इनकम तो 7% लगेगा, अगर 10 करोड़ से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे टोटल इनकम तो 12% लगेगा सरचार्ज। सिंपल है, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। उसके बाद कंपनी, तो कंपनी मेनली 2 टाइप्स का, एक फॉरेन कंपनी रहता है एंड दूसरा डोमेस्टिक कंपनी। तो फॉरेन कंपनी अगर होगा डायरेक्टली 40% लग जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। एंड यहाँ पे टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो 2% सरचार्ज लगेगा, अगर टोटल इनकम अगर 10 करोड़ से ज़्यादा होगा तो 5% टैक्स पेबल के ऊपर सरचार्ज लगेगा, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक कंपनी, तो डोमेस्टिक कंपनी ऊपर नॉर्मल 30% लगता है, ठीक है, नॉर्मल 30% लगता है। बट अगर उसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट अगर प्रीवियस ईयर 21 एंड 22 का अगर 400 करोड़ से कम है तो वहाँ पे 25% लगेगा। ये क्वेश्चन में दिया होता है कि वो जो भी एक्स लिमिटेड है या
वाई लिमिटेड है उसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 में 250 करोड़ है, मीन्स 400 करोड़ से कम अगर दिया होगा तो वहाँ पे 25% लगेगा। इसको आपको देखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये जो ईयर है हर साल चेंजेस होता रहता है, ठीक है। 25% लगेगा, उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर आप तो नहीं पढ़ेंगे, जो भी जूनियर पढ़ेंगे तो उनके लिए बन जाएगा प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए अगर उसका टर्नओवर 400 करोड़ से कम होगा तो वहाँ पे लगेगा 25%, ठीक है। एंड यहाँ पे टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो 7% लगेगा सरचार्ज, अगर यहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा होगा तो 12% लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ आपका हो गया कंपनी का। उसके बाद कुछ स्पेशल टैक्स रेट देखेंगे, ठीक है। स्पेशल टैक्स रेट देखेंगे स्पेशल इनकम के ऊपर, जैसे कैपिटल गेन में देखेंगे 112 जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होता है, अगर हम कोई भी एसेट को अगर लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। एंड वहाँ पे डायरेक्टली 20% लगेगा, स्लैब रेट में कैलकुलेशन नहीं होगा। उसके बाद अगर 112 देखेंगे तो 112 कब लगता है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टाइम लगता है, बट 3 एसेट के ऊपर लगता है अगर आप ट्रांसफर करेंगे। जैसे अगर कोई भी आप इक्विटी से ट्रांसफर करेंगे, या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड रहता है, या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये तीनों अगर ट्रांसफर करेंगे या कोई भी अगर ट्रांसफर करेंगे एंड वो लॉन्ग टर्म अगर होता है, मीन्स लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए, तो वहाँ पे आपका 10% लगेगा, प्लस आपको 1 लाख का एक मिलेगा यहाँ पे रिबेट मिलेगा। मीन्स अगर आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर होता है 5 लाख, तो 5 लाख के ऊपर कितना लगेगा टैक्स, तो उसमें से पहले 1 लाख हम डिडक्ट कर देंगे, तो जो भी रिमेनिंग रहेगा 4 लाख के ऊपर 10% लगेगा, ठीक है। 4 लाख के ऊपर 10% लगेगा जो कि 40,000 बन जाएगा। इसको हम कैपिटल गेन में देखेंगे एंड इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैपिटल गेन में बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर उसका पर्पज अगर शॉर्ट टर्म होगा तो शॉर्ट टर्म के लिए 111A है, जो कि स्पेशल इनकम मेनली बोलते हैं ये सब। तो इक्विटी शेयर या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तो वहाँ पे 15% लगेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 लाख का कोई भी नहीं है, मिलेगा बेनिफिट। उसके बाद है 115BB। 115BB मेनली अगर आप विनिंग करते हैं फ्रॉम लॉटरी, कार्ड गेम या हॉर्स रेट्स, तो ये सब इलीगल मेनली कैजुअल इनकम इसको बोलते हैं, तो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। वैसे अगर कोई भी डीम्ड इनकम मीन्स अगर आप कोई भी ऑन डिस्क्लोज या उसको बोलते हैं ब्लैक मनी, अगर आप छुपा के रखते हैं या कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं, ऑन एक्सप्लेन मनी है, ऑन एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा आपको। असेसिंग ऑफिसर, जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर को असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं, उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं या देते हैं, अगर वो इनकम टैक्स ऑफिसर अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, तो उसको हम बोलेंगे ऑन एक्सप्लेन मनी या ऑन एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो वहाँ पे लगेगा 60% लगेगा डायरेक्टली टैक्स रेट है, जो कि ब्लैक मनी बोलते हैं। एंड 25% सरचार्ज लगेगा। एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। अगर हम डायरेक्टली देखें 78% लगेगा, ठीक है, 78% लगेगा। एंड यहाँ पे कोई भी बेसिक एग्जामेशन लिमिट नहीं मिलेगा, जैसे 2.5 लाख तक नील या 3 लाख तक नील है या 5 लाख तक कोई भी बेसिक एग्जामेशन लिमिट नहीं मिलेगा। एंड कोई भी सेटअप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, अगर अदर हेड का कोई भी लॉसेस है तो इस इनकम के साथ सेटअप नहीं कर पाएंगे, ये रेस्ट्रिक्टेड इनकम है, ठीक है। उसके बाद है 115BBF। तो 115BBF है अगर कोई भी रॉयल्टी इनकम होता है, कोई भी पैटेंट डेवलप होता है या रजिस्टर इंडिया, कोई भी पैटेंट से अगर रॉयल्टी इनकम आता है, मेनली पैटेंट के लिए रॉयल्टी देना पड़ता है, तो वो अगर कोई भी इनकम अगर रिसीव करेगा तो यहाँ पे 115BBF में वो टैक्सेबल हो जाएगा, जो कि 10% में टैक्सेबल होता है। बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो इंडिया में रजिस्टर एंड डेवलप होना चाहिए। एंड डेवलप मीन्स यहाँ पे 75% ऑफ दी जो भी एक्सपेंडिचर है पैटेंट डेवलप करने के लिए, तो वो इंडिया से होना चाहिए। एंड यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, इससे भी 10% टैक्स देना पड़ता है। क्या डिडक्शन लेके क्या करोगे। उसके बाद 115BBG है इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट, ये ऑल एसेट्स के ऊपर लग जाएगा एंड कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा, 10% लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 115BBJ है यहाँ पे विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम। तो यहाँ पे अभी बहुत ऑनलाइन गेम चल रहा है, तो ऑनलाइन गेम से अगर कोई भी इनकम आएगा ना तो वहाँ पे 30% टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, 30% टैक्सेबल हो जाएगा। एंड ये जो भी सब कुछ इनकम हम देख के आए हैं ना, ये जो भी सब कुछ इनकम हम यहाँ से देख के आए हैं स्पेशल इनकम, तो यहाँ पे कोई भी चैप्टर 6A का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। चैप्टर 6A मीन्स एक डिडक्शन चैप्टर है जो कि 80C से लेकर 80U तक मिलता है, तो उसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बेसिक एग्जामेशन लिमिट भी अवेलेबल नहीं होगा, किसके रिलेटेड, कोई भी इनकम के रिलेटेड नहीं मिलेगा, बट मिलेगा किसको, अगर कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल या HUF है वो रेसिडेंट है, ठीक है। एंड एक्सेप्ट ये तीनों इनकम के लिए ओनली मिलेगा किसको, इंडिविजुअल HUF को मिलेगा एंड वो रेसिडेंट होना चाहिए। ये तीनों इनकम के लिए बेसिक एग्जामेशन लिमिट का मिलेगा यहाँ पे बेनिफिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है इंडिविजुअल HUF AOP BOI के रिलेटेड सब कुछ खत्म हो जाता है। एंड कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, उनका भी सब कुछ खत्म हो जाता है। बट यहाँ पे भी ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम में आया था कंपनी के लिए, ठीक है, कंपनी के लिए ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम में आया था, तो उसके लिए हम थोड़ा देख लेते हैं। कंपनी के लिए आया था, तो कंपनी के लिए आया था, तीनों सेक्शन आया था। यहाँ पे 115BA है, 115BAA, 115BAB एंड 115BAD। तो ये जो 115BAD ये मेनली आया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, ठीक है, ये आया है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको छोड़िए, हमको अभी पढ़ना पड़ेगा 115BA, BAA एंड BAB पढ़ना पड़ेगा। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये जो 115BAB सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर
15% टैक्स लगेगा, ठीक है, 15% टैक्स लगेगा क्योंकि कम टैक्स देना पड़ेगा तो इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे BAA में आपको 22% टैक्स देना पड़ता है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे 25% टैक्स देना पड़ता है, तो ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इंस्टीट्यूट भी नहीं डाला है, बट स्टडी मैट में था तो इसलिए हम डाल दिए हैं, ठीक है। तो ये तीनों कंपनी के लिए है। तो ये कौन सा कंपनी के ऊपर लगेगा? तीनों ही डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर लगेगा। डोमेस्टिक कंपनी के लिए कंडीशन क्या था? डोमेस्टिक कंपनी के लिए वो इंडियन कंपनी होना चाहिए, या अगर वो अदर कंपनी है तो वहाँ पे प्रेस्क्राइब अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है, प्रेस्क्राइब अरेंजमेंट होना चाहिए फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए, ठीक है, प्रेस्क्राइब अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आ जाइए। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 1 अप्रैल 2016 के बाद होना चाहिए, एग्जिस्टिंग कंपनी ले सकता है। बट 115 BAB के लिए थोड़ा याद रखिए, ये 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2024 के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा उसको, प्रोडक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, ठीक है, 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। उसके बाद है यहाँ पे बिजनेस क्या रहेगा? तो यहाँ पे बिजनेस कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल थिंग में हो सकता है, रिसर्च में हो सकता है, एंड यहाँ पे एनी एक्टिविटी में हो सकता है। बट यहाँ पे याद रखिए वो एंगेज होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल्स या रिसर्च या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच थिंग्स, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ एक्सक्लूजन है, ठीक है, कुछ एक्सक्लूजन है जिसमें ये 115 BAB नहीं मिलेगा, कुछ एक्सक्लूजन है। तो एक्सक्लूजन क्या है? मीन्स वहाँ पे अगर वो एंगेज रहेगा तो उसको नहीं मिलेगा 115 BAB में 15% का टैक्स रेट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा बिजनेस में वो एंगेज नहीं हो सकता है? तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल नॉट कवर, तो ये फॉलोइंग आर्टिकल कवर नहीं होगा, जैसे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग, कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स, बॉटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर, या प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और प्रोडक्शन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म और एनी अदर बिजनेस नोटिफाइड बाय CG। तो ये बिजनेस में अगर वो एंगेज होगा तो वहाँ पे नहीं मिलेगा 115 BAB, ठीक है, 115 BAB नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। उसके बाद है टैक्स रेट क्या रहेगा? तो यहाँ पे टैक्स रेट रहेगा 25% ऑफ नेट टोटल इनकम। एंड अगर कोई भी स्पेशल इनकम है तो स्पेशल इनकम के ऊपर स्पेशल रेट है, अभी पढ़ के आए हैं, जो कि 10% मैक्सिमम लगता है। उसके बाद यहाँ पे 22% लगेगा टोटल इनकम का, एंड स्पेशल इनकम के ऊपर स्पेशल रेट रहेगा। बट यहाँ पे नोट नंबर 2 देखेंगे क्या रहेगा रेट 115 BAB के लिए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग रेट है, इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे अगर इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में आएगा तो वहाँ पे 15% लगेगा, ये नॉर्मल रेट है। उसके बाद अगर आप नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मीन्स आप अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कोई भी अदर एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी स्पेसिफिक रेट नहीं है, 22% लगेगा, ठीक है, 22% लगेगा। एंड कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, एक्सपेंडिचर के लिए डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आपका कोई भी स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है फ्रॉम डेप्रिसिएबल एसेट तो वहाँ पे 15% लगेगा। उसके बाद अगर कोई भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम नॉन डेप्रिसिएबल एसेट 22% लगेगा। या एक्सेस प्रॉफिट अगर एडेड कर देता है मीन्स AO असेसिंग ऑफिसर, जो इनकम टैक्स ऑफिसर अगर यहाँ पे ऐड कर देता है जो भी इनकम प्रॉफिट ऐड कर देता है तो वहाँ पे 30% लगेगा। एंड स्पेशल इनकम अगर होगा तो स्पेशल रेट में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सरचार्ज एप्लीकेबल होगा क्या? ऑब्वियसली यहाँ पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। अगर 115 BA के लिए अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे सरचार्ज लगेगा 7% या 12%, अगर 10 करोड़ से ज़्यादा होता है उसका लिमिट है। बट यहाँ पे कंपलसरी 10% है, सेस 4% तो रहता है, यहाँ पे भी 10% एंड सेस 4% रहता है। उसके बाद है यहाँ पे कुछ डिडक्शन नहीं मिलेगा, हम NTI कैसे कंप्यूट करेंगे, डिडक्शन नहीं मिलेगा। 32 जो भी है ये आपका PGBP में आता है एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए, 33 अभी ये सब इन्वेस्टमेंट लिंक यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है, 35 ये सब मिल जाता है आपका जो भी अगर देखेंगे साइंटिफिक रिसर्च के लिए मिल जाता है, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए मिल जाता है, एंड SEZ के लिए मिल जाता है। तो ये सब डिडक्शन यहाँ पे तीनों के लिए सेम है, ये सब डिडक्शन नहीं मिलेगा, PGBP का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपका चैप्टर 6 का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, जैसे चैप्टर 6 का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओनली यहाँ पे 80JJAA वाला मिलेगा, 80G मिलेगा, 80DGA मिलेगा एंड 80GGB वाला मिलेगा। यहाँ पे भी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओनली मिलेगा 80JJAA, 80LA एंड 80MA डिविडेंड के लिए मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, आपका ओनली मिलेगा 80JJAA। 80JJAA आपका कोई भी अगर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट करते हैं न्यू एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट करने के लिए तो वो 80JJAA में 30% मिल जाता है। एंड 80M अगर आप डिविडेंड रिसीव करके अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके लिए मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये अवेलेबल कहाँ से होगा? तो ये अवेलेबल हो जाएगा 17-18 से, एंड ये 2021 से, एंड ये 2021 से अवेलेबल हो जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा क्या? तो यहाँ पे नहीं हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता है। उसके बाद ऑप्शन हैज़ टू बी एक्सरसाइज फ्रॉम, कब से उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा? ऑप्शन फ्रॉम फर्स्ट असेसमेंट ईयर। अगर वो ऑप्ट नहीं करता है फर्स्ट असेसमेंट ईयर देन अलाउड हो जाएगा सब्सिक्वेंटली, ठीक है। जो भी उसका फर्स्ट असेसमेंट ईयर रहेगा तो उस साल से उसको अलाउ हो जाएगा, अगर वो ऑप्ट नहीं करता है तो नेक्स्ट
सब्सिक्वेंटली अलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2021 से अलाउ हो जाएगा, सब्सिक्वेंट ईयर में भी अलाउ हो जाएगा। अगर वो 2021 में अलाउ नहीं करता है तो वो ऑप्ट कर सकता है सब्सिक्वेंट ईयर में, कोई दिक्कत वाला नहीं है। बट यहाँ पे दिक्कत वाला है कि ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट असेसमेंट ईयर में उसको ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर वो ऑप्ट नहीं कर पाता है तो सब्सिक्वेंटली उसको अलाउ नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट असेसमेंट ईयर में उसको ऑप्ट करना पड़ेगा, अगर वो ऑप्ट नहीं करता है फर्स्ट ईयर में देन नॉट अलाउड, सब्सिक्वेंटली अलाउ नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे ड्यू डेट क्या है एक्सरसाइज करने के लिए ऑप्शन, तो एक्सरसाइज करने के लिए ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम जब फाइल करेगा। एंड यहाँ पे भी रिटर्न ऑफ ड्यू डेट इन हुइच आरसीसी वांट्स टू ऑप्ट, तो आरसीसी जिस ईयर में ऑप्ट करना चाहता है तो उसका जब रिटर्न फाइलिंग करेगा उससे पहले या उस दिन उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम से पहले उसको ऑप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म नंबर छोड़िए, उसके बाद है विड्रॉ कर सकता है क्या बाद में, ऑप्ट करने के बाद यहाँ पे विड्रॉ नहीं हो सकता है, ओनली यहाँ पे अगर वो शिफ्ट कर सकता है बट विड्रॉ नहीं कर सकता है। मैट अवेलेबल होगा क्या, ठीक है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स अवेलेबल होगा क्या, यहाँ पे अवेलेबल होगा बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। ओनली डू नॉर्मल कंप्यूटेशन करेगा, मैट अप्लाई नहीं होगा। मैट अगर अप्लाई नहीं होगा तो उसका क्रेडिट भी यहाँ पे नहीं मिलेगा ये दोनों में, बट 115 BA में मिल जाएगा। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन और डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन तो नहीं मिलेगा, और जो भी नॉर्मल डेप्रिसिएशन है ये प्रेस्क्राइब मैनर में मिल जाएगा, जो भी प्रेस्क्राइब रेट है, ठीक है। उसके बाद है कुछ अदर पॉइंट्स दिया है, कंडीशन क्या है 115 BAB के लिए। 115 BAB के लिए कुछ कंडीशन देख लेते हैं। द बिजनेस इज नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो यहाँ पे आपका स्प्लिटिंग ऑफ बिजनेस नहीं चलेगा। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस का अगर आप रिकंस्ट्रक्शन करके बोल देंगे कि हम नया बिजनेस कर रहे हैं, नहीं चलेगा, तो आपको नया बिजनेस करना पड़ेगा, बट आपको मैक्सिमम 20% तक चलेगा नया बिजनेस, पुराना बिजनेस 20% तक चलेगा, जो भी प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो ये 35 AD में हम जो देखते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस उसका कंडीशन के साथ सेम है। अगर कंपनी उसका अगर डज नॉट यूज एनी सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, तो वहाँ पे दो एक्सेप्शन है, 20% कर सकता है जो कि मैक्सिमम प्लांट एंड मशीनरी, एंड दूसरा है अगर सेकेंड हैंड इंपोर्ट करके लाएगा, इंडिया में कोई भी यूज़ नहीं होता है तो भी हम उसको मानेंगे नया जैसे, ठीक है। एंड यहाँ पे कंपनी डज नॉट हैव एनी बिल्डिंग प्रीवियसली यूज इन ए होटल और कन्वेंशन सेंटर विच डिडक्शन वाज क्लेम 80 ID में, तो यहाँ पे बिल्डिंग यहाँ पे कवर नहीं होगा प्लांट एंड मशीनरी में, अगर उसके ऊपर ऑलरेडी वो होटल कन्वेंशन कर रहा था एंड उसके ऊपर डिडक्शन ऑलरेडी 80 ID में क्लेम कर चुका है तो वो कवर नहीं होगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है ट्रांसफर प्राइसिंग के रिलेटेड देख लेते हैं, डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होगा क्या, तो यहाँ पे अगर कोई भी कंपनी अगर वो ऑप्ट कर रहा है 115 BAB, तो वहाँ पे अगर वो सेल कर रहा है गुड्स 1500 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1500 का सेल कर रहा है रिलेटेड पार्टी को, एंड उसका FMV अगर 1000 है, मीन्स ज़्यादा में वो सेल कर रहा है, तो जो भी 500 एक्स्ट्रा सेल कर रहा है तो वो जो एक्सेस मनी है उसको मानेंगे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा 30%, ठीक है, 15% नहीं लगेगा, 30% लगेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो भी ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए 92 BA के लिए उसका एग्रीगेट अमाउंट, ठीक है, 20 करोड़ ज़्यादा होना चाहिए। हम यहाँ पे जो 1500 है एक एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लिए हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए, एक स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए वो 20 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, बट हम एग्जाम्पल लिए हैं अगर 1500 में कोई भी रिलेटेड पार्टी को हम सेल कर रहे हैं तो उसका मार्केट वैल्यू है 100 है, 1000 है, तो एक्स्ट्रा जो भी 500 है उसको हम मानेंगे कि ज़्यादा हम सेल कर रहे हैं जानबूझकर, तो उसके ऊपर 30% लग गया, 15% नहीं लग गया, वही बोलना चाह रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका कंपनी के लिए। उसके बाद हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए देखेंगे, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 115 BAD है, एंड एक नया आया है 115 BAB जो कि अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए देखेंगे। तो ये पुराना वाला है 115 BAD एंड ये 115 BAE, दोनों आपका अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम है, ठीक है। तो एप्लीकेबिलिटी है रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर लगेगा, एंड यहाँ पे भी रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए लगेगा, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में वो एंगेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे तो एग्जिस्टिंग बिजनेस भी ले सकता है जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट यहाँ पे ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 के बाद होना चाहिए, एंड 31 मार्च 2024 के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे एनी एक्टिविटी हो सकता है, बट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल्स और थिंग्स रिलेटेड टू रिसर्च और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच थिंग्स, बट यहाँ पे कुछ एक्सक्लूजन है, तो कुछ बिजनेस यहाँ पे कवर नहीं होगा, जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल नॉट कवर नहीं होगा, जैसे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, माइनिंग है, कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स है, बटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर है, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स है, प्रोडक्शन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म है, एंड एनी अदर बिजनेस यहाँ पे वो नहीं जाएगा ये 115 BAE में, ठीक है। टैक्स रेट क्या रहेगा, तो यहाँ पे टैक्स रेट 22% रहेगा, बट यहाँ पे नोट 2 को आ जाइए क्योंकि ये पूरा 115 BAB के साथ सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स रेट मेनली 15% रहेगा,
अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है 22% लगेगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम डेप्रिसिएबल एसेट है 15% लगेगा, एंड अगर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है 22% लगेगा। उसके बाद है एक्सेस प्रॉफिट अगर ऐड करता है क्लोजली कनेक्टेड मीन्स रिलेटेड पार्टी, जैसे हम एग्जांपल देखे थे 1500 वाला, तो वहाँ पे 30% लग जाएगा। उसके बाद स्पेशल इनकम के ऊपर स्पेशल रेट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे सरचार्ज क्या रहेगा, तो सरचार्ज 10% रहेगा, यहाँ पे सरचार्ज एंड सेस 4% दोनों के लिए सिमिलर रहेगा। एंड यहाँ पे वही कुछ डिडक्शन नहीं मिलेगा पीजीबीपी पर, ठीक है, यहाँ पे भी वही डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा चैप्टर 6 से का, ओनली दो मिलेगा, 80LA 80JJ। यहाँ पे वही है 80JJ एंड 80LA वाला मिलेगा ओनली। एंड यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेटअप होगा क्या, नहीं, यहाँ पे भी सेटअप नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन कब से एक्सरसाइज करना पड़ेगा, असेसमेंट ईयर 21 22 या सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में। बट यहाँ पे सेम कंडीशन है, अगर आप फर्स्ट असेसमेंट ईयर में अगर आप नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपको सब्सिक्वेंटली अलाउड नहीं होगा, तो इसलिए आपको पहले साल में ही ऑप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ड्यू डेट क्या रहेगा, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है, जिस ईयर में एसएससी वांट्स टू ऑप्ट। बट यहाँ पे ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम। उसके बाद यहाँ पे विड्रॉ कर सकता है क्या, नहीं, यहाँ पे विड्रॉ नहीं कर सकता है। एमटी मिलेगा क्या, नहीं, एमटी नहीं मिलेगा, ठीक है, एमटी नहीं मिलेगा, तो एमटी क्रेडिट भी नहीं मिलेगा दोनों के लिए। एंड डेप्रिसिएशन वो प्रेस्क्राइब मैनर में डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो ये खत्म हो जाता है। उसके बाद कुछ कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा 115 BAB के लिए एडिशनल कंडीशन, जैसे यहाँ पे कोई भी फॉर्म नहीं होना चाहिए, स्प्लिटिंग ऑफ बिजनेस रिकंस्ट्रक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे बट अगर 20% तक हम सेकेंड हैंड मानेंगे, ठीक है, 20% तक सेकेंड हैंड मानेंगे। एंड अगर कोई भी इंपोर्ट करके लाते हैं सेकेंड हैंड मशीन है तो इंडिया में हम मानेंगे वो नया जैसे उसके ऊपर मिलेगा। एंड बिल्डिंग अगर वो होटल या कन्वेंशन में यूज हो रहा है जिसके ऊपर ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं 80ID, तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। उसका डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग भी एप्लीकेबल हो जाएगा, वही अगर फॉर एग्जाम्पल 1 लाख में सेल कर रहे हैं गुड्स एंड FMV ऑफ द गुड्स है 80,000 है, दूसरा एग्जाम्पल है, तो 20,000 के ऊपर 30% में टैक्स लग जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 20 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन एक्सीड होना चाहिए 20 करोड़, तभी जाकर ये वाला लगेगा 30%, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। हम थोड़ा ट्राई किए हैं जल्दी पढ़ाने के लिए एंड में, क्योंकि एंड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट जो बेसिक था हम ट्राई किए हैं कि जैसे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वैसे हम पढ़ाए हैं। तो आप ये जो बुक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, बुक जाकर वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, क्योंकि हमारा थोड़ा लेट हो गया है, बट हम सही टाइम में कंप्लीट करेंगे। रेगुलरली आपका वीडियो आएगा, ठीक है, रेगुलरली वीडियो आएगा। एंड दूसरा चीज़ है कि आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारा टीचर इतना डिटेल में भी नहीं समझाते हैं इवन क्लास में, बट हम रिविजन बैच में ही इतना डिटेल में हम समझा रहे हैं आपके बेनिफिट के लिए। तो आप एक काम करिए, इसको शेयर करिए, जहाँ पे भी है आप है वहाँ पे आप शेयर करिए, व्हाट्सअप में है या टेलीग्राम में है या लिंक्डइन में है या ट्विटर में है या इंस्टाग्राम में है, जहाँ पे भी है आप कॉपी करिए ये जो वीडियो का लिंक एंड वहाँ पे शेयर करिए। आपको कोई भी यहाँ पे पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, आपको फ्री में हम इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इसको शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए एंड अच्छे से कमेंट दीजिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो स्टूडेंट के पास नहीं पहुँचेगा, ठीक है, स्टूडेंट के पास नहीं पहुंचेगा। एरा गैरा वीडियो आ जाता है, आप उनको सब्सक्राइब कर लेते हैं, बट हम आपके बेनिफिट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब अगर करेंगे ज़्यादातर स्टूडेंट के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। एंड आपका IDT बुक भी आ गया है टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। DT IDT दोनों आ गया है टेलीग्राम चैनल में, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम ट्राई करेंगे कि एक दिन गैप करके आपका 2-3 चैप्टर या 4 चैप्टर एक साथ खत्म करने के लिए। जो छोटा चैप्टर आएगा जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे, बड़ा चैप्टर थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट